हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम नीट 2025 का फिजिक्स का पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है सरफेस टेंशन से रिलेटेड। डायग्राम में कर्वेचर दिखा रखा है। एक वाटर टैंक में जो भी वाटर भरा हुआ है उसका कर्वेचर, और कुछ ये कोऑर्डिनेट दिखा रखे हैं x = L। यहाँ पर थोड़ी सी और एक इन्फॉर्मेशन कि ये वाइड है जेड डायरेक्शन में। देखिए x और y तो आपके स्क्रीन पर हो गया, z हो गया परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, ठीक है, जो कि इसकी विड्थ हो गई। फाइन। प्रॉपर्टीज दिखा रखी हैं, सरफेस टेंशन एस से, डेंसिटी रो, और इसका जो कर्वेचर है वो इस हॉरिजॉन्टल के साथ में मीन्स द एक्स एक्सिस के साथ में बहुत ही मिनिमम एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, बहुत ही छोटा एक एंगल है। ये इन्फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, राइट। x = L पर ये दिखा रखा है। फिर एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज आप लोग जानते हैं कि जो स्लोप ऑफ द लाइन होता है, स्लोप ऑफ द कर्व होता है dv/dx tan थीटा। थीटा स्मॉल होगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली sin थीटा, tan थीटा या थीटा किसी भी x पर, है ना, वो किसके इक्वल होंगे, dv/dx के इक्वल होंगे। फाइन। अब देखिए क्वेश्चन पर बहुत सारी बातचीत हुई कि बड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है ये वो, राइट, विच एवर। लेकिन इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कई तरीके से इसको डील कर सकते हैं। बेस्ट सॉल्यूशन जो हो सकता है, ऑप्शन पर नज़र डालें अपन, देखिए तो ये d² और dx²। इन जनरल जब सरफेस टेंशन में हम क्वेश्चंस करते हैं तो ऐसा कोई खास ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन जब यहाँ स्लोप वगैरह की बात हो रही है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर में ये टर्म आया करती है, तो हम अपने क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट कर लें तो थोड़ा सा आसान रहेगा। एज फार एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर वो होता है r = 1 + dv/dx इस होल ऑफ स्क्वायर, और पूरा ब्रैकेट 3/2 डिवाइडेड बाई d² और dx², और ये वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे। फाइन, ओके। सबसे पहले देखिए ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है dv/dx, ये एंगल आपका छोटा है तो पहले तो dv/dx को tan थीटा लिख लेते हैं अपन, है ना, यहाँ पर। अब जब थीटा बहुत छोटा है, ओके, ध्यान दीजिएगा, मीन्स अब अप्रोचेज द जीरो, तो tan 0 कितना हो गया, 0 आपका, तो वैल्यू रख लेते हैं अपन 1 + 0 होल ऑफ स्क्वायर 3/2 d² और dx²। तो ये ऊपर जो नंबरेटर है तो 1 बन गया अपना। तो अल्टीमेटली देखिए ऑप्शन पे नज़र रहे तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा काम। तो यहाँ से d² और dx² की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 और r। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं अपन। फाइन, कोई इशू नहीं है। चलिए अब ये सरफेस टेंशन से रिलेटेड बात देख लेते हैं। अब इस इक्वेशन में देखिए रो जी वाई ये सब एक्सेस प्रेशर से रिलेटेड जानकारी है, तो चलिए सेकंड स्टेप में एक्सेस प्रेशर को देख लेते हैं। एक्सेस प्रेशर और सरफेस टेंशन किस तरीके से रिलेट होता है, सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो मैनिक्स बनता है कर्वेचर का, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइन। अगर हम किसी कोऑर्डिनेट पे बात करते हैं एक्स पर, और ये हाइट इसका वाई है, फाइन, तो एक्सेस प्रेशर क्या होता है, रो जी एच कहते हैं कहीं, तो यहाँ वाई है तो इस वाई की टर्म्स में हमें क्या कहना होगा, रो जी वाई, राइट। एस अपनी जगह है, और 1 और आर को हम क्या लिख सकते हैं, d² और dx²। और आपका क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है कि d² और dx² की वैल्यू क्या हुई, रो जी वाई और एस। तो अभी आपको इस पे नज़र डालें, कौन सा नज़र आ रहा है, कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, आंसर कौन सा है, सेकंड नज़र आ रहा है, मीन्स सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। फाइन, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन है अपना, जिसमें ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, आईपीस का 4 सेंटीमीटर, ट्यूब लेंथ है 40 सेंटीमीटर, इफ द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है 25 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन इन द माइक्रोस्कोप हमसे पूछा गया है। जब भी नहीं दे रखा तो हम ये मान के चलते हैं कि इमेज हमारा इन्फिनिटी पे बन रहा है। इन दैट केस एम, जो कि इसमें कितने लेंसेज होते हैं माइक्रोस्कोप में, 2, एक ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है -L और F0 d/Fe, रेड डायग्राम में आपने देखा होगा, अदरवाइज एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं। वैल्यूज रख लेते हैं अपन। ट्यूब लेंथ, L का मतलब ट्यूब लेंथ 40 सेंटीमीटर गिवन है अपने को, F0 गिवन है 2 सेंटीमीटर, D 25 सेंटीमीटर, और आईपीस का फोकल लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अब जो भी कट हो सकता है उसे कट कर देते हैं अपन। 4 से 40 कट कर देंगे तो कितना, 10, और ये 2 से भी 10 कट हो जाएगा तो ये 5। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ रहा है -5 × 25, यानी कि माइनस का 125।
लेकिन जो माइनस का 125 आपके पास में आया है, फाइन, ओके। तो ये माइनस का साइन क्या बता रहा है बेसिकली कि आपका जो इमेज है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड बनेगा ओनली, अदरवाइज आपका आंसर क्या होगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। एम आई राइट? ठीक बात है, ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, मास और चार्ज गिवन है, स्पीड है c/100, is injected into a magnetic field B of this magnitude perpendicular to its direction of motion. इलेक्ट्रॉन के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। We wish to apply an uniform electric field together with the magnetic field. अब इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अप्लाई करना है in such a way कि इलेक्ट्रॉन does not deflect from its path। तो ये तो तभी होता है जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। तो एक सिचुएशन अपन क्रिएट करते हैं, से +x डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड है आपका जेड डायरेक्शन के अंदर परपेंडिकुलर द स्क्रीन, राइट, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई डायरेक्शन में मान लेते हैं, जिससे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए तीनों, ओके। अब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, कोई इशू नहीं है। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, जिसमें आप राइट हैंड पाम रूल, लॉरेंज लॉ से, राइट हैंड पाम रूल, तो आप अपने फिंगर्स को बी की डायरेक्शन में रखिए और वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखिए, राइट हैंड पाम को। अब ये फिंगर्स जो आपकी हैं ये तो रखिए बी की तरफ और थंब को रखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो आप देखिए कि जो आपका फोर्स है क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में डाउनवर्ड का अपोजिट क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स म्यूचुअली एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, राइट। तो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जबकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाए, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, तभी एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया QE और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया QVB साइन थीटा। अब थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, ओके। तो Q से Q यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं अपन, और वेलोसिटी क्या आने वाला है फिर इसका, वेलोसिटी तो गिवन है, आपको E फाइंड करना है। तो V कितना है, देखिए c/100, c 3 × 10⁸, तो 2 0 से कैंसिल करेंगे 10⁶ हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करें अपन इसको, तो 9 3 27 10² वोल्ट पर मीटर, फाइन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या ये आंसर सेकंड हो जाएगा आपका, विच वन, सेकंड इज द करेक्ट आंसर कि E इज परपेंडिकुलर टू B, यस, E B के परपेंडिकुलर हो और E का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 27 × 10² वोल्ट पर मीटर, हमारा राइट, क्लियर है सभी। फोर्थ क्वेश्चन, there are the two inclined surfaces of equal length and the same angle of inclination 45 degree with the horizontal, one of them is rough and दूसरा perfectly smooth है। अब एक बॉडी takes 2 times as much time to slide down on the rough पर ज़्यादा लग रहा है, डबल टाइम लग रहा है compared to the smooth surface, then the coefficient of the kinetic friction क्या होगा, राइट। फ्रिक्शन में हम ड्राइव करते हैं, फॉर्मूला याद रखें तो थोड़ा सा क्वेश्चन फास्ट हो जाता है, अदरवाइज पूरा डेरिवेशन करते रहिए 1 मिनट के अंदर। फॉर्मूला क्या होता है आप रेफर कर सकते हैं हमारा वीडियो फ्रिक्शन से रिलेटेड, म्यू इक्वल टू 1 - 1/n² tan थीटा, फाइन। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो काम फटाफट हो जाएगा। n डबल टाइम लग रहा है, n का मतलब 2 का स्क्वायर कीजिए, थीटा कितना है 45 डिग्री, और इसको सॉल्व कर लें अपन, tan 45 कितना होता है 1, तो 1 - 1/4 द 3/4, तो कितना आ गया म्यू 0.75, तो विच वन इज द आंसर, द फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, फाइन, क्लियर है सभी को, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए। The kinetic energy of the two similar cars C and B are 100 joule and 225 joule respectively. On applying the brakes, car A stops after 1000 meter,
जबकि B है 1500 मीटर पर रोकती है। इफ FA and FB are the forces applied with the brakes on the car A and B respectively, then the ratio of FA by FB क्या होगा? ओके, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं अपन। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जीज, राइट? वर्क डन बाय फोर्सेस। अब यहाँ वर्क कौन सा फोर्स कर रहा है? ब्रेकिंग फोर्स, एफ एस कॉस 180। कॉस 180 कैसे? कि ब्रेक लग रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन आगे की तरफ गाड़ी मूव कर रही है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके बाद रुक रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी रुक जाएगा तो जीरो, चलते समय कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी तो माइनस कर दिया। तो cos 180 माइनस एफ एस, ये माइनस करके माइनस से माइनस कैंसिल कर दें अपन, तो F क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय द डिस्प्लेसमेंट S। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब दो इक्वेशंस हमारे पास हैं A और B के लिए, FA बाई FB करें तो क्या हमारे पास S आ जाएगा? बस रेसिप्रोकल ध्यान रखें, F और S एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है। वैल्यूज सारे गिवन है तो रख देते हैं इसको अपन। देखिए काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट का 100, B का कितना है 225। कैसे रखी है ये वैल्यूज हमने? B वाला 1500 ट्रेवल करके रुक रहा है और A वाली कार रुक रही है 1000 मीटर। अब इनको कट कर लीजिए, जो भी कट होता है, 20 से 20 कट कर दिया हमने, फाइन। 25 की टेबल से 9 और ये 25 6, तो ये 0 हो गया 60। ओके, तो न्यूमरेटर में कितना आ रहा है 60 और नीचे क्या हो रहा है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 द 90। क्लियर? अब ये 30 से कट कर दें तो 2/3 हमारे पास में आ रहा है, यस और नो, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? द सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, 2/3। क्लियर हो पड़ी? 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्किट से रिलेटेड है, एक अच्छा क्वेश्चन आपके पास है कि करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट। ये बैटरी से कितना करंट इस सर्किट में आ रहा है? सर्किट को ध्यान से देखिए। सबसे पहले इससे देखिए आप, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है आपका 5 ओम, 2.5, 3, 1.5, P बाई क्यू, R बाई एस है क्या? P बाई क्यू 5/2.5। या ये वाला डायगोनल यदि आपके पास है तो ये वाला रेशियो देख लो 5/3, और ये रेशियो भी क्या 5/3 आ रहा है, 2.5 का 1.5, 2/5 डिवाइडेड बाई 1.5, तो 5/3 आ जाएगा। तो अगर एक को P मानते हैं आपको, दूसरा Q, R और S, तो P बाई क्यू R बाई S, ये रेशियो 5/3 और ये वाला रेशियो दोनों इक्वल है। ऐसे केस में जो बीच वाली ब्रांच है, कौन सी? गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है आपका। तो ये जो आपका ABCDEF है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच है, उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये वाला हमने हटा दिया है ना? उस केस में फिर अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करें तो देखिए, यदि ये आपने हटा दिया तो 5 और 3 सीरीज में हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 8, 2.5 और 1.5 सीरीज में हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो ये 4 और ये 8 आपस में हो गए पैरेलल में, B और E के अक्रॉस में देखिए 8 और ये 4 पैरेलल में हो गए। तो B और E के बीच का रेजिस्टेंस पहले निकाल लें, तो R1 R2 R1 प्लस R2, 8 इंटू 4 8 प्लस 4, राइट? 8 प्लस 4 12 हो गया, तो ये कट कर देंगे तो 8/3 ओम आ गया। तो B और E के बीच में रेजिस्टेंस कितना रह गया? 8/3, राइट? अब ये क्लोज लूप बन गया बेसिकली, यहाँ पर एक 8/3 हो गया। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो क्लोज लूप होता है तो इजीली हम ओम्स लॉ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले सारे रेजिस्टेंस आपके सीरीज में आ जाएंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 8/3, 1.5, 5.5 एंड 1/3। इसको सॉल्व करें अपन। 8 + 1 ये 9/3 हो गया और ये हो गया आपका 7। तो ये हो गया 3, अगर एलसीएम ले लें अपन तो 9 + 21 यानी कितना 30/3। टोटल रेजिस्टेंस सिंप्लीफाइड हो गया सिंपली 10 ओम। तो एक तरीके से क्लोज लूप में 5 वोल्ट की बैटरी और 10 ओम रेजिस्टेंस है ना? ओम्स लॉ क्लोज लूप के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपन, V = IR।
आपको इसमें करंट चाहिए, है ना। तो जब आपको इसको करंट चाहिए तो कितना हो जाएगा, I इक्वल टू वी बाई आर, मीन्स V कितना है 5 और ये 10, तो कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 0.5 एम्पियर। क्लियर टू एवरीबॉडी, फाइन। सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बॉब ऑफ हैवी मास m is suspended by a light string of length L। एक बॉब लाइट स्ट्रिंग है, यानी स्ट्रिंग मासलेस L लेंथ है, इसे सस्पेंड किया गया। द बॉब इज गिवन ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0। इनिशियली एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 दिया जिससे कि मूवमेंट कर सके वर्टिकल प्लेन के अंदर। इफ द स्ट्रिंग गेट्स स्लैक एट सम पॉइंट p, यहाँ पर लूज हो जाती है यानी टेंशन जीरो हो जाएगा, मेकिंग एन एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ में जब इसका एंगल थीटा होता है तो रेशियो ऑफ द वेलोसिटी v, वेलोसिटी तो रहती है, टेंशन जीरो हो जाता है, यहाँ कोई वेलोसिटी v हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी के साथ में रेशियो फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। पॉइंट पी पर देखिए, यहाँ टेंशन यदि जीरो हुआ है लेकिन कर्व ट्रैक को तो इस इंस्टेंट पर बात करें सर्कुलर पाथ के लिए, तो जो भी नेट फोर्स लगता है वो प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, देखिए mg तो डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो अगर ये टेंजेंट प्लॉट करें तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरीके से होगा आपका। अगर ये एंगल थीटा है तो अनडाउटली ये भी थीटा होगा आपका। कंपोनेंट ले लें, थीटा के साथ कंपोनेंट कॉस अवे फ्रॉम द थीटा साइन, तो सेंटर की तरफ mg साइन थीटा एक्ट करने वाला है, राइट। और टेंशन भी इसी तरीके से होगा, तो t प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल होगा। लेकिन क्वेश्चन में रखा है p पॉइंट पर स्लैक कर गई है, तो टेंशन हो गया आपका जीरो, टेंशन यहाँ पर कितना हो गया जीरो, तो t की वैल्यू जीरो पुट कर दें अपन, तो जीरो प्लस एम जी साइन थीटा कितना हो गया हमारे पास एम वी स्क्वायर बाई एल। फाइन, सॉल्व करते हैं इसको, एम से एम कैंसिल, तो वी स्क्वायर हो गया है जी एल साइन थीटा, यानी v हमारे पास में आ जाने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ जी एल साइन थीटा, इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको अपन। फाइन, अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं लोएस्ट पॉइंट और पी पॉइंट के लिए। ओके, देखिए अगर ये L है, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, तो इसके सामने वाला कंपोनेंट L साइन थीटा हो जाएगा। mgh हमें चाहिए तो इसलिए ये वाला साइड हम फाइंड कर रहे हैं, ये तो L पता ही है हमको। ओके, तो हम लोएस्ट पॉइंट और पी पॉइंट पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम करने वाले हैं। इनिशियल पॉइंट पे बात करें, यही रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, यही रेफरेंस लाइन यदि है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो एम जी एस से। यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और एम जी एच कितना हो गया टोटल एल प्लस एल साइन थीटा, तो एम जी और एच कितना है एल प्लस एल साइन थीटा, राइट। थ्रू आउट द इक्वेशन एम से एम कैंसिल कर दिया, अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं अपन, तो यहाँ मेरे पास और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वी नॉट स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं साथ ही साथ, तो ये वी स्क्वायर और 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2gl, ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, 2gl साइन थीटा हो जाएगा। करते चलिए, कॉपी रखिए साथ में, है ना, करके देखते रहिए तो अच्छा क्लियर होगा। वी नॉट स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन से वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं gl साइन थीटा, दिस इज 2gl, इसको सॉल्ट आउट करें तो ये दोनों मिलकर हो गया हमारे पास 3gl साइन थीटा 2gl, तो वी नॉट की वैल्यू भी आ गई, है ना। इसको इक्वेशन सेकंड कहते हैं। काम खत्म, हमें तो रेशियो चाहिए था इनका, तो फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर दें अपन, तो ये आ रहा हमारे पास। यहाँ से आप देख सकते हैं, आप gl स्क्वायर रूट ऑफ gl का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में या तो कट कर दें डिवाइड कर दें आप, तो gl वाला फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये आ जाएगा, यस और नो। तो ऑप्शंस क्या थे हमारे पास, ऑप्शंस तो ये थे। फाइन, तो आंसर कौन सा आ रहा है इसमें, कौन सा मैच कर रहा है आंसर, क्या फोर्थ वाला करेक्ट आंसर है। क्लियर है एवरीबॉडी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि लॉजिक गेट से रिलेटेड है। आपको बताना है कि आउटपुट जो होगा वो एंड, नैंड और या नॉर गेट में से किसको रिप्रेजेंट करेगा अल्टीमेटली, ये इक्विवेलेंट सर्किट। फाइन, ओके, तो पहले तो इस सर्किट को देख लेते हैं। ए सिग्नल और बी सिग्नल यहाँ आए, तो ये गेट है कौन सा, नॉर गेट,
नॉर गेट क्या करता है, दोनों को प्लस करेगा और उस पर एक बार लगा देंगे अपन। ये कौन सा गेट है, नैंड गेट, मल्टीप्लाई करेगा फिर इस पर एक बार लगा देंगे y। अब ये दोनों सिग्नल जब इसमें से पास ऑन होंगे तो ये करता क्या है, मल्टीप्लाई करता है, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने y को। अब इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। एक तो हम ट्रुथ टेबल बनाएं, जो पॉसिबल वैल्यू हैं a और b की 0 0 0 1 1 0 1 1 हमने ले लिया और इसके अकॉर्डिंग चलते रहें। a प्लस बी बार, इसका मतलब ऐड करें 0 उसका उल्टा 1, ऐड करें 0 1 कितना हो गया 1, 1 का उल्टा 0, 1 0 का प्लस किया हमने तो 1 आया, उसका उल्टा 0 हो गया, 1 1 का प्लस 1 कहलाता है, उसका उल्टा 0, कोई इशू नहीं है। यही काम करें मल्टीप्लिकेशन करते हुए, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 0 तो उसका उल्टा हो गया 1, और इसी तरीके से मल्टीप्लाई किया 0 0 का उल्टा हो गया 1, मल्टीप्लाई किया 0 0 का उल्टा 1, और इनका मल्टीप्लिकेशन 1 होगा तो उसका उल्टा हो गया 0। अल्टीमेटली ये मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि कौन सा गेट है, एंड गेट है। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ये 1 1 और इनके मल्टीप्लिकेशन 0 0 हो जाने वाले हैं। अब एक बात इंटरेस्टिंग है कि अल्टीमेटली जो y आया है क्या a प्लस बी बार की ही वैल्यूज हैं सारी की सारी, यस और नो। a प्लस बी बार का मतलब हो गया क्या, नॉर गेट हो गया ये a प्लस बी बार, है ना। तो ये जो नॉर गेट हो गया है आपका, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, क्या फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा आपका। तो एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा आप एक बात चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम आगे डी मॉर्गन प्रिंसिपल अप्लाई करें, इसको सॉल्व करें, दूसरा तरीका देखिए, मल्टीप्लाई करें अपन, सॉल्व करें, तो अगर ये डॉट हटाते हैं पूरे पे बार लगाते हैं तो डॉट प्लस में चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन प्रिंसिपल। एक बात, राइट। अब देखिए इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं b को, b कॉमन ले लिया तो ये 1 बचा, यहाँ पर a बचा। 1 में a ऐड करें, 1 में b ऐड करें, कोई सी वैल्यू ऐड करें वो 1 ही बनता है। कैसे से, a की वैल्यू 0 है तो 1 प्लस 0 कितना हुआ 1, और 1 ऐड कर रहे हैं तो भी 1, तो ये वैल्यू तो 1 कहलाती है। तो अल्टीमेटली y क्या हो जाएगा, a प्लस बी बार, और a प्लस बी बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर गेट को। क्लियर एवरीबॉडी, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The electric field in a plane electromagnetic waves is given by Ez equal to this much। एक इक्वेशन दे रखी है आपको, then the expression for the corresponding magnetic field क्या होगा। सबस्क्रिप्ट्स बता रही हैं डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, जैसे कि z डायरेक्शन में है, यहाँ ये है y में, x में, z में, y में, राइट। तो ये EMW का एक क्वेश्चन आपके पास है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेट होते हैं, उनका जो एम्पलीट्यूड होता है बी नॉट ई नॉट बाई सी से। तो पहले तो बी नॉट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इनमें करेक्ट कौन सी है, राइट। अब ई नॉट की वैल्यू कितना है 60, और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸। फाइन, कट कर लें तो 20 × 10⁻8 आपके पास आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻7 टेस्ला। तो बी नॉट देखिए या तो फर्स्ट या सेकंड में से कोई आपका आने वाला है। तो अब फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा होगा वो देखें अपन, कि वेव प्रोपोगेशन हो रहा है, ये फॉर्म कैसा है, kx प्लस ओमेगा टी, यानी -x डायरेक्शन में वेव का मूवमेंट हो रहा है। अब EMW में क्या होता है, E वेक्टर, B वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर y डायरेक्शन में होगा। इस बात को समझें एक डायग्राम से। देखिए सबसे पहले तो मोशन इन दोनों के बीच में, t और x के बीच में प्लस हो रहा है, तो वेव प्रोपोगेट कर रही है -x डायरेक्शन में। k का मतलब वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, यहाँ k कैप नहीं है ये, है ना, k वेव प्रोपोगेशन कहलाता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहलाता है आपका। ओके, इलेक्ट्रिक वेक्टर की बात करें तो वो देखो z डायरेक्शन में बताया गया है आपका, प्लस z डायरेक्शन में, तो मैंने प्लस z डायरेक्शन बता दिया है। अब b होगा इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो वो होगा y डायरेक्शन के अंदर ऐसे, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा। ओके, तो हमने देखा था फर्स्ट और सेकंड में से होने वाला है, तो आपका इक्वेशन क्या बनने वाला है, by b नॉट, और ये चेंज होगा नहीं, cos kx प्लस ओमेगा टी की फॉर्म में रहेगा। b नॉट की वैल्यू रख दें 2 × 10⁻7, फाइन, और ये cos
के की वैल्यू ये सब हमारे पास है, गिवन है 5x 1.5 टाइम्स पर 90। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा? द फर्स्ट वन इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg is dropped from a height of 40 meter. The ball hits the ground and rises to a height 10 meter. The impulse imparted to the ball during the collision with the ground is, जी की वैल्यू लेना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ओके, सबसे पहले हमें इम्पल्स के बारे में जानना है कि व्हाट डू मीन बाय द इम्पल्स? चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो उसके लिए हम वेलोसिटी ऑफ द बॉल फाइंड कर ले। पहले वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इम्पैक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से टक्कर से जस्ट पहले बॉल की, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2gs से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, h जितनी हाइट से बॉल को नीचे गिराया गया है, 9.8 ले लिया g, और h है 40। ओके, अब 9.8 को 2 से करेंगे तो 19.6, और ये 0 यानी 10 से मल्टीप्लाई किया 196 इंटू 4, ऐसा इसलिए लिखा है जिससे स्क्वायर रूट लेना थोड़ा सा आसान हो जाए। 196 का स्क्वायर रूट 14 और 4 का 2 इजीली है। तो कॉलिजन से पहले, इम्पैक्ट से पहले वेलोसिटी बॉल का क्या था? 28 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या था? डाउनवर्ड। फाइन। अब बॉल कॉलिजन के बाद में रिबाउंड होगा, जस्ट आफ्टर द कॉलिजन उसकी वेलोसिटी फाइंड करें तो हमें ये दे रखा है कि 10 मीटर हाइट तक बॉल जाती है। तो दोबारा आप सिंपली 2gh से फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh से, h इस पर 10 है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 196 हो गया, जिसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 14 मीटर पर सेकेंड। इस बार बॉल आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। ये डायरेक्शंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इम्पल्स आपका क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल का मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द कॉलिजन विद द ग्राउंड, है ना। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, m को कॉमन ले लिया है। अब m मास ऑफ द बॉल इज 0.5 kg, इट्स ओके। फाइनली अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल जा रही है, तो अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस y एक्सिस से एज्यूम कर लिया हमने, तो वो हो गया 14j कैप। वेक्टर के जैसे डील करना है। माइनस इनिशियली बॉल आ रहा है 28 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड, माइनस j कैप। सॉल्व करें इसको तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 42 हो गया, और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आएगा? 21j कैप। कितना आएगा? 21j कैप। फाइन। ओके, तो इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, अगर हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो 21 न्यूटन सेकंड हो गया, और डायरेक्शन क्योंकि प्लस जे कैप आया है इसलिए अपवर्ड बोल रहे हैं यहाँ पर। तो आंसर आपका कौन सा हो गया? द फर्स्ट वन इज द आंसर, 21 न्यूटन पर सेकेंड। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक सर्किट एलिमेंट से रिलेटेड है। ए बी इज ए पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसा कि सर्किट में यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। The potential difference VA minus VB at the instant when the current I equal to 2 ampere and is increasing at a rate of 1 ampere per second is, okay, ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब जैसा कि लूप रूल में आप लेते हैं, किरचॉफ लूप रूल में, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाएं, जिससे डायरेक्शन ऑफ करंट हमको सपोज ये दे ही रखी है क्वेश्चन में, तो यही ले लेते हैं अपन, मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। फाइन। अब सबसे पहले ए पर वोल्टेज से VA है। अब यहाँ पर EMF इंड्यूस होगा फैराडे लॉ से, है ना, प्लस करते जा रहे हैं, इंड्यूस हो रहा है ना, जनरेट हो रहा है यहाँ पर सर्किट में, लेकिन होता कितना, वो माइनस LdI/dt। अब बैटरी में, सेल में हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो वोल्टेज कम होगा, तो माइनस E कह दिया है। रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, यानी पोटेंशियल फिर से कम होगा, माइनस IR, और आपका रिमेनिंग वोल्टेज बच गया VB पर। ओके, बी को इधर ले आए, VA माइनस VB। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये VA माइनस VB ही पूछा है, राइट। और बाकी चीज़ों को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये भी प्लस और ये प्लस। चलिए अब वैल्यू रखने की बारी है। L की वैल्यू हमारे को दे रखी है यहाँ पर 1 हेनरी, राइट, dI/dt। अब ये बता रहे हैं कि इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ ये वर्डिंग आया है इंक्रीजिंग, दैट्स वाई हमें प्लस लेना है।
कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में डिक्रीजिंग, तो फिर माइनस लेना है। फाइन, वोल्टेज कितना है 5 और आई करंट क्वेश्चन में दे रखा है किस इंस्टेंट पर, जबकि करंट की वैल्यू 2 है और रेजिस्टेंस है 2। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लें, ये 1 हो गया 5 एंड द 4, तो VA माइनस VB हमारे पास कितना आ गया है 10 वोल्ट, यानी आंसर कौन सा हो गया है आपका, द फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। कौन सा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन लेते हैं। A 2 ampere current is flowing through the two different small circular copper coils having the radii ratio 1:2. The ratio of their respective magnetic moment will be, ये चार ऑप्शंस आपके पास हैं। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल कितना होता है भाई, M इक्वल टू कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट को NIA, N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट हो गया, A क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, राइट। फिलहाल यहाँ पर अपन गौर करें तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स की कोई जानकारी हमें है नहीं यहाँ पर, है ना, और करंट क्या है दोनों में सेम 2 एम्पियर करंट बोला है। अब इनका रेडियस का रेशियो अलग अलग है तो एरिया अलग अलग होगा, तो M केवल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा, राइट। अब क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर का पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, स्मॉल आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द कॉइल। तो रेशियो ले लें, जैसा कि इन्होंने रेशियो पूछा है M1/M2, तो दिस इज सिंपली R1/R2 का स्क्वायर, और ये R1:R2 1:2 दे रखा है अपने को, तो ये कितना आ गया हमारे पास 1/4। तो आंसर कौन सा हो गया है, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलें। इन अ सर्टेन कैमरा a combination of the four similar thin convex lenses, thin word is important, are arranged axially in contact, then the power of the combination of and the total magnification in comparison to the power, P से रिप्रेजेंट किया पावर को और मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से, ईच लेंस का। तो ये चार ऑप्शंस में से एक बताना है। अब याद करें कॉम्बिनेशन ऑफ द थिन लेंसेस पावर के लिए, बहुत सारे लेंसेज आपके पास होते हैं, तो कॉम्बिनेशन का पावर क्या होता है, सिंपली P1 + P2 + P3 + P4, चार हैं आपके पास में, तो सिंपली वैल्यू रख देते हैं अपन, तो पावर तो कितना आ जाएगा 4P। तो 4P किस किस में दे रखा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन में, द थर्ड, इनमें से कोई होगा। तो मैग्निफिकेशन भी देखना होगा हमको। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं अपन, M1 × M2 जितने लेंसेज होते हैं, यानी mm है तो m⁴ हमारे पास में हो जाने वाला है यहाँ पर, राइट। तो इस केस के अंदर बात करें तो कौन सा आंसर होगा आपका, द थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर हैज 18.20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर से कुछ ऑक्सीजन निकालते हैं, so gauge pressure drops to 11 atmospheric pressure। देखिए इस वर्डिंग पे ध्यान देंगे, गेज प्रेशर ये एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं है, एब्सोल्यूट प्रेशर की इक्वेशन में जरूरत पड़ेगी हमें, तो इस पर ध्यान देंगे। एट ए टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द मास ऑफ द ऑक्सीजन विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर कितना है, जबकि गेज प्रेशर इतना हो गया है। आर की वैल्यू दे रखी है आपको, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एसआई सिस्टम में इतना होता है। चलिए शुरू करते हैं। हमें ये फाइंड करना है फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना रह गया है आफ्टर रिमूवल, तो उसके लिए यूटिलाइज करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, राइट। अब देखिए गैस प्रेशर है तो हमें इसमें जो प्रेशर फाइंड करना होगा उसके लिए इक्वेशन ये रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करना होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म। तो N फाइनली कितना हो जाएगा, PV और RT, राइट। P की वैल्यू हमें 11 एटमॉस्फेयर + 1 एटमॉस्फेयर यानी 12 रखना होगा, तो चलिए रखते हैं 12 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर एसआई सिस्टम में कितना होता है 1.01 × 10⁵। वॉल्यूम 30 लीटर, इसको मीटर क्यूब में चेंज किया 10⁻³ आर की वैल्यू गिवन है 100/12, 27 डिग्री सेल्सियस 273 ऐड कीजिए केल्विन के लिए 300 हो गया, ठीक है। तो वैल्यू कैसे यहाँ पर रखी है, नाउ इट इज़ क्लियर। अभी जो चीज़ कट हो सकती है कट कर दें, 30 से 300 को कट किया तो 10 आ गया है, नो इश्यू।
सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो देखिए 10⁻⁵ 10⁻⁻⁻ से 10 स्क्वायर बन गया आपका। ओके, और ये 12 है आपका, ऊपर आ गया है 100 मल्टीप्लाई बाई 10, ये 1000 बन गया है ना। ये 12 कैसा है, 12 ऊपर आ गया आपका। ये आप कट करते हैं तो यहाँ 10 बचता है आपका, राइट। और सिंप्लीफाई करें इसको तो ऐसा रह गया हमारे पास। फाइनली ये मल्टीप्लाई कर लें अपन तो 145.44 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 का डिवाइड कर दें तो 14.544 हमारे पास आ जाएगा। तो अभी हमारे पास फाइनली आया नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि हमें तो मास चाहिए, मास ऑफ द ऑक्सीजन। तो सॉल्व करते हैं इसको आगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर, कितने नंबर ऑफ मोल्स हमने वहाँ विड्रॉ किए, अभी तो ये हमने फाइंड किया है कितना रह गए हैं उसमें। तो इनिशियल में से फाइनल नंबर ऑफ मोल्स को माइनस कर लें। इनिशियली गिवन था 18.20, आपने फाइंड किया 14.544, तो माइनस करने पर चेक करो, एक कॉपी लेकर बैठो क्या इतने मोल्स आ रहे हैं, राइट। फिर मास में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें इसको। तो हमारे पास 32 दे रखा है मॉलिक्यूलर मास, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या लगभग इतना आ रहा है हमारे पास में। ओके, अब ये 4 ऑप्शन हमको दे रखे थे, राइट। तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन। 1000 का डिवाइड करो 0.116 kg। क्लियर एवरीबॉडी, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15, in some appropriate unit time t position x relation for a moving particle is given by this equation, the acceleration of the particle is। डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन है आपका। पहले भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है डिफरेंट वे के अंदर। कैसे टेकल कर सकते हैं, इजीएस्ट वे देख लेते हैं। देखिए इसको डिफरेंशिएशन जनरली पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे, फिर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, तो हमारे दिमाग में रहता है dx/dt। तो y dx/dt, थोड़ा सा नर्वस सिस्टम अप्लाई करें, dt/dx कर लें, थोड़ा इजी रहेगा। तो ये हो गया 2x + 1। हाँ, अब रिवर्स कर दो, ऑटोमेटिकली वेलोसिटी आ जाएगा। भाई वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गया है। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन जबकि हमारा फंक्शन v का फंक्शन x में हो तो v dv/dx होता है। v की वैल्यू हमारे पास 1/2x + 1 एज इट इज रख दीजिए, और इस v को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, है ना। 1/x का क्या होता है, -1/x² होता है ना। ओके, तो -1/this 2x + 1 का होल स्क्वायर, चेन रूल से, और 2x + 1 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, सिंपली 2। तो ये हमारे पास आ रहा है -2/2x + 1 का क्यूब। तो कौन सा आंसर नजर आ रहा है, क्या सेकंड इज द करेक्ट आंसर, राइट। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, एसी के चैप्टर का है। टू एन एसी पावर सप्लाई एट 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज, ए रेजिस्टर 20 ओम, कैपेसिटर of reactance 20 ohm and inductor of reactance 45 ohm connected in series। तो LCR सर्किट हो गया आपका। The corresponding current in the circuit and the phase angle between the current and the voltages, है ना। ये 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर। सबसे पहले देखिए जो गिवन वैल्यूज होती हैं वो RMS वैल्यू है। अब जैसे ये दे रखा है वोल्टेज, तो ये RMS वैल्यू है, तो हम RMS वैल्यू ऑफ AC फाइंड कर ले करंट का। तो E/Z कर लिया, ओम्स लॉ लगा दिया, है ना। E RMS हमको दे रखा है, और Z क्योंकि RLC सर्किट है वो क्या होता है, R² + XL - XC का स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। E RMS 220, R की वैल्यू कितना है 20 ओम, और ये XL - XC यदि हम करते हैं 45 - 25 तो 20 का स्क्वायर आएगा, राइट। क्लियर है। तो IRMS हमारे पास कितना आ गया है, 220/20√2। तो इसको सॉल्व करें, 20 का डिवाइड करें, 220 में तो 11 हो गया, और √2 को हम 1.414 से 1.4 लिख सकते हैं, राइट। डेसिमल हटा दें 0, डिवाइड करेंगे 7.857 करीब एम्पियर आ जाएगा। एक चीज़ और फाइंड करेंगे,
फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज, वो फार्मूला क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी और आर। वैल्यूज सब है अपने पास, बस ढंग से रखिए। एक्सएल कितना रखा है 45, एक्सी कितना 25, दिस इज 25, तो ऊपर 20/20 कितना हो गया 1, तो अल्टीमेटली आपका 10 कितना हो गया 1, तो 5 कितना हो गया 45, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, क्या सेकंड करेक्ट आंसर होगा, 7.8 एम्पियर कह सकते हैं, और 45 डिग्री इज द फेज डिफरेंस है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, sun rotates around the center once in 27 days. What will be the period of revolution if the sun were to expand to twice its present radius without any external influence? Assume the sun to be the sphere of uniform densities. Days में 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब देखिए ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा, विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम सन का कंजर्व रहेगा अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ओके, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है I1 ओमेगा 1, तो वो कांस्टेंट रहने वाला है I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, राइट। अब सन को स्फीयर मानते हुए जैसे बोला है उन्होंने यूनिफॉर्म डेंसिटी का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 mr²। ठीक है, ओमेगा को 2π/t लिख सकते हैं अपन, ऐसे ही सेकंड टर्म लिख लिया हमने। अब जो चीज़ें कैंसिल हो सकती है कैंसिल कर दीजिए, 2/5m 2/5m, ओके, 2π से 2π, तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया है T2/T1 R2² और R1², राइट। ओके, अब क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है कि रेडियस ट्वाइस हो जाए, तो R2 को 2R कर दिया हमने यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ गया 4, यानी कि टाइम पीरियड इसका कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल, 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल। तो T1 कितना दे रखा था 27 डेज, तो ये आ गया 108 डेज, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 4th इज द करेक्ट आंसर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a model of quantized motion of an electron in a uniform magnetic field B state that the flux passing through the orbit of the electron is n/h/e, where n is an integer, h is the Planck's constant है यहाँ पर, and e magnitude of electronic charge है। According to the model, ये वाला मॉडल मानते हुए, the magnetic moment of an electron in its lowest energy state, यानी n = 1 में हमें फाइंड करना है, m को कंसिडर करना है इलेक्ट्रॉन का मास। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे टेकल करना है अपने को। सबसे पहले हम पूरे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बांट लेते हैं। एक मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रखी है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, phi = BA, राइट। फ्लक्स BA मल्टीप्लाई बाई सर्कुलर ऑर्बिट मानते हुए πr² हो गया। ये फ्लक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है n/h/e, रख दिया हमने इसको। अब लोएस्ट एनर्जी स्टेट की बात करेंगे तो n की वैल्यू को हम 1 ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं 1, तो ये n की वैल्यू 1 रख दें, तो r² की वैल्यू देखिए आ रही क्या h/π/EB। तो स्टेप फर्स्ट में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की सहायता से r² की वैल्यू फाइंड कर ली। सेकेंड स्टेप में मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या, QVB sin थीटा होता है ना, थीटा 90, तो Q कितना है इलेक्ट्रॉन का मास EVB mv²/r, v कैंसिल हो गया यहाँ से। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, वो क्या हो गया EBR/m, है ना। v की वैल्यू हमारे पास में। ओके, अब थर्ड स्टेप में करंट ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E/t, Q/t कहते हैं जो, और t क्या है, एक ऑर्बिट को पूरा करने में लगा टाइम, तो डिस्टेंस और स्पीड, एक सर्कुलर ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना होगा 2πr और स्पीड v, तो I हो गया EV/2πr। अब ये v अभी हमने सेकंड स्टेप में फाइंड किया, वैल्यू रख दीजिए इसको, r से r कैंसिल हो गया आपका, तो करंट आ गया है E²B/2πm। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेते हैं, वो क्या होता है NIA, n1 कह दिया, IA। अब वैल्यू हमारे पास सारी हैं, करंट की वैल्यू हमने E²B/2πm और A
मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, राइट। आर स्क्वायर की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड किया था, वो रख देते हैं यहाँ पर। अब ये जो भी कट होता है कट कर ले, बी से बी, पाई से पाई, और एक ई भी कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया हमारे पास, ई एच ओवर 2 पाई एम। ये चार ऑप्शंस हमारे पास थे, तो आंसर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, क्या सेकंड इज द करेक्ट आंसर? यस, सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड। 3 आइडेंटिकल हीट कंडक्टिंग रॉड्स, जैसा डायग्राम में दिखा रहा है, connected in series, they are connected in series. The rods on the sides have thermal conductivity side वाली 2K और middle वाली की है K. The left hand of the combination is maintained at temperature 3T left hand पर, और right hand है T पर. The rod are thermally insulated from outside, बाहर कोई भी आपका heat decay नहीं होगा. In steady state temperature at the left junction T1 कह दिया और right junction पे T2 कह दिया. इनका रेशियो हमसे पूछा गया है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस में करंट एक ही फ्लो होता है, ऐसे हीट करंट एक ही फ्लो होता है ना। अब हीट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, के ए हाई टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाई लेंथ। हर में एक ही करंट फ्लो होगा, H1 H2, हीट करंट को H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, के ए θ1 माइनस θ2 बाई एल। तो देखिए इसका क्या है, कंडक्टिविटी 2K ए, हाई टेम्परेचर से लोअर की तरफ हीट जा रहा है, हाई टेम्परेचर माइनस लोअर T1, और ये सब आइडेंटिकल रॉड्स हैं आपके पास में, तो लेंथ LL मान लिया हमने, तो ये L हो गया आपका, राइट। सेकंड के लिए बात करें बीच वाले का, के ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी एक ही आइडेंटिकल है, इसलिए हाई टेम्परेचर माइनस लोअर डिवाइडेड बाई L। अब ये थर्ड वाले के लिए बात करें, 2KA हाई टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। इसको हायर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हीट इस डायरेक्शन में राइट लेफ्ट टू राइट जा रही है, इसलिए तो ये हायर है, ये लोअर है, डिवाइडेड बाई एल, राइट। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करें इक्वेशन को, तो देखिए के ए तो थ्रू आउट द इक्वेशन कट कर सकते हैं अपन, एल भी कट कर सकते हैं। तो अब इक्वेशन सिंप्लीफाई हुआ, क्या बचा यहाँ पर 2 3T माइनस T1 T1 माइनस T2, चेक करते रहें, है ना। ओके, ये इक्वेशन हमारे पास में आ गया है। अब यहाँ से हम दो इक्वेशंस का फॉर्मेशन कर लेंगे, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वलिटी ले लें, ये है ना। तो इसको सॉल्व करके देखें, कॉपी लेके बैठे हैं आप, कि क्या इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है। 2 से बस ब्रैकेट ओपन किया अपन ने, 2T1 इस तरफ आएगा तो 3T1 आ गया माइनस T2 तो 6T, तो फर्स्ट इक्वेशन ही बना लिया। इसी तरीके से एक इक्वेशन और बनाएंगे अपन, जिसमें कि हम सेकंड एंड थर्ड इक्वलिटी ले लें, T1 माइनस T2 इक्वल टू ट्वाइस T2 माइनस T। सॉल्व करें, ब्रैकेट ओपन करो और करके देखो खुद से कि क्या इतना आ रहा है T1, और ये इस तरफ लेके आए तो -3T इक्वल टू -2T, है ना। ये सेकंड इक्वेशन कह दिया। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई द इक्वेशन विद द 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि ऐड करेंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा ना, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 60 है, इसको 6T बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए 3T1 9 माइनस 6, इसको थर्ड इक्वेशन कह दिया। अब दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि हमें T नहीं चाहिए, T1 और T2 में रिलेशन चाहिए। तो जैसे हम इनको ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट एंड थर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करें, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और ये ऐड किया तो 6 हो गया, और ये हुआ तो 10 हो गया, ठीक है। तो 6T1 किसके इक्वल हो गया, 10T2 के इक्वल हो गया, राइट। तो T1 बाई T2 का रेशियो फाइंड कर रहे हैं हम 5/3। तो ये ऑप्शंस हमको गिवन थे क्वेश्चन में, तो कौन सा आंसर नज़र आ रहा है, क्या थर्ड इज द करेक्ट आंसर, तो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 2 प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय D। 2 प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, इनके बीच का सेपरेशन D मान लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं है, ये अपन ने सहूलियत के लिए बनाया है। 2 स्लैब्स ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2, K1 और K2,
जिनकी थिकनेस है 3/8D, यानी D1 है 3/8D और D2 है आपका D/2। ओके, रेस्ट आर इंसर्टेड इन द कैपेसिटर। रिमेनिंग जो बच जाएगा वो आपका एयर वाला पोर्शन बच जाएगा, उसको K3 कह दिया हमने। ड्यू टू दिस द कैपेसिटेंस बिकम्स 2 टाइम्स लार्जर देन व्हेन देयर इज नथिंग बिटवीन द प्लेट्स। इनको रखने से कैपेसिटेंस 2 टाइम्स हो गया है पहले के कंपेयर। ये इंफॉर्मेशन है। K1 K2 में रिलेशन दे रखा है, K1 है 1.25 K2। तो K1 की वैल्यू इन 4 ऑप्शंस में से क्या होगी? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम, जबकि डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स को प्लेट्स के पैरेलली इंसर्ट करते हैं। तो सिंप्लीफाइड फार्मूला एप्सिलॉन नॉट ए और समेशन डी बाई के। ठीक है, डिटेल आपको देखना है तो इस लेक्चर का वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। समेशन डी बाई के D1 और K1 प्लस D2 और K2 ऐसा है ना। अब देखिए K1 क्या दे रखा है हमको 1.25 K2। 1.25 का मतलब 5/4 है ना। हमें चाहिए K1, तो हम K2 को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। तो K2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 4/5 K1, राइट है ना। तो K2 को एलिमिनेट करेंगे, केवल K1 में इक्वेशन रखेंगे। और ये D1 D2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। D3 कितना रह गया? टोटल था D, तो D में से इनका प्लस माइनस कर लें अपन, हैं। तो एल्सियम लेकर देखो, ये -7D/8 करना होगा हमें, तो अल्टीमेटली ये D/8 है। तो ये पोर्शन D3 कितना रह गया है हमारा, जिसमें कि एयर रहेगा D/8। क्लियर। अब ये सारी वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देते हैं, किसमें? इस फॉर्मूले में। ठीक है, देखिए D1/K1, D1 कितना? 3D/8, 3D/8 रख दिया। ओके फाइन। अब D2 कितना है? D/2। D2 क्या है? D/2। और K2 की वैल्यू को हम K1 की टर्म्स में 4/5 K1 रख दिया है। ये स्पेस हमने निकाल लिया है। जो D3 है D/8 है, और ये है एयर। एयर के लिए K3 को आप 1 कह सकते हैं। क्लियर। फाइन। अब इसको सिंप्लीफाई करें अपन। ये टर्म तो एज इट इज है। ये 5 आपका ऊपर जाएगा तो 5D और 8K1 और 1 से मल्टीप्लाई तो किया तो ये आ गया। एल्सियम ले लेते हैं। 8K1 एल्सियम आ जाएगा, 3D प्लस 5D और DK1। और सिंप्लीफाई करें इसको तो 8K1 ऊपर चला गया है आपका, और 3 और 5 कितना हो गया? 8D DK1। क्लियर है यहाँ तक। अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सिस्टम का पहले के कंपेयर में कितना हो गया था? क्वेश्चन में गिवन था आपको डबल, राइट। तो जब हम नहीं रखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, तो उसका 2 टाइम्स हो गया ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट A को कट कर देते हैं अपन। नीचे से आप D को कॉमन ले सकते हैं, तो D भी कैंसिल करना आसान हो जाएगा। D भी कट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कीजिए, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर लेते हैं अपन। देखो ये आ रहा है क्या अपने पास में? ये 6K1 इज 16, तो K1 की वैल्यू क्या इतना आ जाएगा हमारे पास में। ये 4 ऑप्शंस हमको दे रखे थे, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? द थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। द टू सिटीज X and Y कनेक्टेड बाय द रेगुलर बस सर्विस। एनसीईआरटी में एज इट इज क्वेश्चन दे रखा है। एनसीईआरटी को बेस लेकर चले हम इस एग्जाम के लिए, बस वैल्यूज डिफर है। लैंग्वेज क्वेश्चन की यही है, एनसीईआरटी का फेमस क्वेश्चन है। Two cities XY are connected by the regular bus service with a bus leaving in either direction every capital T minutes. Units का ध्यान रखना। A girl is driving the scooty with the speed of 60 km/h. एनसीईआरटी को रेफर कीजिएगा, उसमें एक पर्सन है जो साइकिल से जा रहा है, बस ये है। तो ये वैल्यू चेंज है बस। इन द डायरेक्शन X2Y, वो नोटिस करता है कि बस गोज पास्ट हर एवरी 30 मिनट्स इन द डायरेक्शन ऑफ हर मोशन। हर 30 मिनट में बस उसको पार करती है। एंड एवरी 10 मिनट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन वाली बसें हैं वो 10 मिनट में पार करती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कितना पीरियड में बसें चल रही हैं बस सर्विस, और बस का स्पीड कितना है ये हमको फाइंड करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सबसे पहले हमने इसको इलस्ट्रेट किया कि 2 सिटीज़ हैं X और Y,
है ना, लेफ्ट में x मान लिया है, y हमने राइट में मान लिया है। इनके बीच में रेगुलर इंटरवल t में बसेस चल रही हैं, बस की स्पीड को b कह दिया हमने, राइट। और एक गर्ल स्कूटी से जा रही है x से y की तरफ, क्वेश्चन में गिवन है। अब जो बसें चल रही है t इज़ द टाइम इंटरवल है इनके बीच में। मान लो बस की स्पीड है vb, तो ये रेगुलर टाइम इंटरवल में जा रहे हैं, तो इनके बीच का सेपरेशन फिक्स होगा स्पीड इंटू टाइम, vb इंटू टी। सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब ये स्कूटी को बस कितने टाइम में रिलेटिवली क्रॉस कर लेगी, रिलेटिव सेपरेशन डिवाइडेड बाई द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बस, ठीक है। अब ये सब 30 मिनट्स में पार कर रही है, ओके, ध्यान रखना मिनट में लिया हमने वो। और सेपरेशन कितना है, वीबीटी। अब बस का स्कूटी के रेस्पेक्ट में तो वीबी है ना, वी ए माइनस वी बी कहते हैं ना, रिलेटिव वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में जाती है तो माइनस करते हैं, वी बी माइनस 60, फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। अब दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, y2x, बसें इस डायरेक्शन में भी आ रही हैं, इलस्ट्रेट करें, है ना, लेकिन स्कूटी तो इसी डायरेक्शन में चलती हुई चली जा रही है। अब इस केस में हर बस इसको 10 मिनट के अंदर पार कर रही है, जैसा क्वेश्चन में गिवन है आपको, राइट। यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं हम, डी रिलेटिव और वी रिलेटिव, 10 मिनट, सेपरेशन तो वही है दो बसों के बीच का। और अब आप देख सकते हैं ये बस और स्कूटी की डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिलेटिव जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, वी बी प्लस 60, प्लस कर लेते हैं ऐसे केस में। दो इक्वेशंस आ गई, बस ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप सॉल्व कर लेंगे इन इक्वेशन की सहायता से। हम आप सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं, करके देखिए आप। ये टर्म आपका कैंसिल हो गया है, तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया है। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे तो बस की स्पीड आ जाएगी हमारे पास में। आप खुद करके देखिए, सॉल्व करके, पॉज करके वीडियो को। क्या बस की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर आ गई है। सब्स्टिट्यूटिंग द स्पीड ऑफ द बस इन द इक्वेशन फर्स्ट थी, अब बस की तो कैपिटल टी हमारे पास आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास में, इसमें रख देते हैं बस की स्पीड को। तो टी हमारे पास में, ये कट कर दीजिए, कितना 2, तो टी कितना आ गया 15 मिनट। मिनट में कैसे, क्योंकि टी को हमने मिनट में क्वेश्चन में दे रखा था, है ना। और 30 और 10 भी हमने मिनट्स में ही लिया था, राइट, जो बस से स्कूटी को पार कर रही थी, फाइन। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, आप देखिए फोर्थ हो जाएगा। बस की स्पीड कितनी आई थी 120, राइट, बस की स्पीड कितनी आई थी 120, और इंटरवल कितना आ गया 15 मिनट। क्लियर एवरीबॉडी, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg एंड द लेंथ 5 मीटर लीन्स अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। जैसे सीढ़ी लगा लेते हैं वॉल और जमीन के बीच में, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ इट, वॉल के साथ में ध्यान रहे 60 डिग्री। द अदर एंड रेस्ट ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, द फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट ऑन द रॉड, जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में रहे सीढ़ी, नहीं तो फिसल जाएगी। तो देखिए सिचुएशन कैसा है, इसको इलस्ट्रेट करते हैं अपन कि ये वॉल है आपका, ये फ्लोर है आपका, उसके बीच में जैसे सीढ़ी है ना, रॉड वॉल के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ये सिचुएशन है आपका, राइट। अब कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, देखिए एक नॉर्मल रिएक्शन है फ्लोर के कारण, N1 कह दिया उसको हमने, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। देखिए सीढ़ी है, इस डायरेक्शन में स्लाइड होने की कोशिश करेगी तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन हो गया। एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया वॉल के कारण N2। अच्छा, और एक होगा सीढ़ी का अपना वेट mg, वो दे रखा है 20 kg, तो mg 20 मल्टीप्लाई कर दिए। और इस सीढ़ी की लेंथ दे रखी है आपको 5 मीटर, mg लग रहा है बिल्कुल सेंटर पे, यूनिफॉर्म बोला है इसलिए, हर वर्डिंग का इंपॉर्टेंट है रोल है। तो यहाँ से यहाँ तक 2.5, दिस इज ऑल्सो 2.5। क्लियर है यहाँ तक डायग्राम, ओके। अब इसमें दो तरह के इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगाएं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं, प्लस एक्स डायरेक्शन में फोर्स माइनस एक्स को बैलेंस करेंगे, और प्लस एक्स के फोर्स माइनस एक्स के को बैलेंस करेंगे, प्लस वाई के फोर्स माइनस वाई को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए प्लस एक्स में कौन सा फोर्स लग रहा है N2, और माइनस एक्स में कौन सा लग रहा है स्मॉल f। प्लस वाई में कौन सा लग रहा है N1, माइनस वाई में क्या लग रहा है W, जो कि 200 है, राइट, ओके। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम ले लेते हैं अपन, रोटेट मतलब ये स्लाइड
नीचे भी नहीं गिरनी चाहिए, रोटेट भी नहीं करनी चाहिए। तो किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लें, बेटर रहता है मोमेंट लेना, टॉर्क लेना, जिस पॉइंट के अबाउट लेना चाहिए जहाँ कम से कम कैलकुलेशन हो। कम से कम कैलकुलेशन होगी जहाँ से ज़्यादा फोर्स गुजर रहे हैं। देखिए ए पॉइंट से N1 भी है और F भी है, तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी अगर इस पॉइंट के अबाउट लेंगे तो अपन। फाइन। अब इसमें क्या करते हैं अपन, क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करना चाहिए। क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करना चाहिए। अब देखेंगे इस पॉइंट के अबाउट लेंगे तो इन फोर्सेस को तो भूल जाएंगे, क्योंकि फोर्स इनटू लीवर आर्म होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो जैसे इस पॉइंट के अबाउट लेंगे तो इनका टॉर्क N1 और F का तो जीरो हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही पॉइंट से गुजर रहे हैं तो इनको तो भूल जाएंगे अपन, केवल N2 और mg रहेगा आपका। तो आप देखिए N2 इस पॉइंट के अबाउट क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने का प्रयास करेगा ऐसे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज टॉर्क किसका होगा, N2 का। N2 इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये 5 है आपका, तो 5 cos 60 हो गया क्या, 5 cos 60 है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको आगे बढ़ाओ, है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या, ये वाली डिस्टेंस कितना होगा, 5 cos 60, राइट। अब ये W देखो इस पॉइंट के अबाउट, इसको क्या ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, यस। तो W मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से, जिसको लीवर आर्म कहा जाता है बेसिकली। आप रोटेशनल डायनेमिक्स का वीडियो लेक्चर्स देखिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अब ये 2.5 है, ये 60 है, तो ये क्या 30 रह गया एंगल, दिस इज, है ना, राइट। 2.5 और ये 30, तो 2.5 cos 30 हो गई ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 2.5 cos 30, राइट। वैल्यू रख लेते हैं, cos 60 1/2 और cos 30 कितना होता है, √3/2, राइट। 2 से 2 कट कर दीजिए, तो ये 5f हमारे पास ये आ गया है, 5 से कट करें तो 40, मल्टीप्लाई करें अपन 40 मल्टीप्लाई 2.5 √3, तो ये कितना आ गया है 100 √3। तो ये ऑप्शंस थे हमारे पास में, तो कौन सा आंसर नजर आ रहा है, क्या सेकंड इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 23rd पर। In oscillating spring mass system, a spring is connected to a box that is filled with sand से भरा हुआ है। As a box oscillate करता है तो sand leaks slowly out of the box vertically, box से धीरे 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 मास लीक होता जा रहा है, तो मास कम होता हुआ चला जाएगा। So that the average frequency omega with respect to the time and average amplitude with respect to the time of the system of force change होगा। Which of the following option systematically depicts these changes correctly? चार ऑप्शंस हमारे पास में हैं, ये इनमें से ओमेगा और ए के कौन से ऑप्शन करेक्ट है, उनकी बात करनी है हमको। फॉर स्प्रिंग मास ऑसिलेटर एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, √k/m, राइट। अब देखिए हमारे इसमें क्या होता है, m टाइम के साथ साथ कम हो रहा है, सैंड लीक हो रहा है तो मास ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, तो m कम हो रहा है तो ओमेगा टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ेगा, राइट। तो आप देखिए चौथे ऑप्शन में तो ओमेगा कम हो रहा है, तो चौथा नहीं हो सकता, फोर्थ नहीं हो सकता, राइट। तो अभी हमारे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में हो सकते हैं। अब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम बात करें तो mg जो उसको एक्सटेंड करके रखता है स्प्रिंग, तो जो रेस्टोरिंग फोर्स है kx0 को बैलेंस करता है ना, तो उसी से एम्पलीट्यूड मिलता है जब हम उसको ऑसिलेट कराना चाहते हैं, x0 एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ, तो x0 mg/k हो गया। m टाइम के रेस्पेक्ट में कम हो रहा है तो a भी टाइम के रेस्पेक्ट में कम होगा, m ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है तो एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो आप गौर से देखें कि इस ऑप्शन में तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट बता रखा है, तो फर्स्ट गलत हो गया, राइट। थर्ड भी गलत हो गया क्योंकि इस थर्ड में बता रखा है एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो ओनली द चॉइस सेकंड हो गया हमारा कि ओमेगा तो इंक्रीज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में और एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A balloon is made of a material of surface tension S. At its inflation outlet from where the gas is filled,
and it has a small area A. It is filled with the gas of density rho, takes a spherical shape of the radius r. When the gas is allowed to flow freely out of it, its radius r changes from capital R to 0. गैस बाहर आ रहा है, बैलून का रेडियस कम होता हुआ चला जा रहा है in the time t. If the speed Vr of the gas coming out of the balloon depicts on R as R raised to power A at T A. तो इनमें से डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ए, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा की विच वन आर द करेक्ट वैल्यूज. देखिए इसको सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन को कैसे टेकल करना चाहिए. राइट, सबसे पहले टी हमें दे रखा है, कुछ ऐसा है. राइट, अब इसमें जो भी डायमेंशनल फॉर्मूले हैं वो रखते हैं अपन. टी फॉर टाइम, तो हम इसको लिख सकते हैं m0 L0 T1. सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाई एल, एफ बाई एल. फोर्स का क्या होता है, mlt-2, एल का डिवाइड करेंगे तो ये L0 हो जाएगा. ए फॉर एरिया, एल स्क्वायर कह दिया. रो डेंसिटी, मास ओवर वॉल्यूम, m डिवाइडेड बाई एल क्यूब, तो L-3 हो गया. आर रेडियस यानी लेंथ हो गया. ठीक है, अब क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में m को एक साथ ले लेते हैं. यहाँ m का अल्फा है और यहाँ m का गामा, तो अल्फा प्लस गामा हो गया. L यहाँ पर तो 0 है तो इसकी परवाह नहीं करें अपन, L2 बीटा हो गया यहाँ पर. और यहाँ पर बात करें तो -3 गामा हो गया, और L एक यहाँ दे रहा है हमको प्लस डेल्टा. ओके, टी की बात करें तो टी यहीं आ रहा है -2 ऑफ अल्फा. अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट और राइट में कंपेयर कर लेते हैं इनकी डायमेंशंस को, MLT का. तो सबसे पहले देखो ये टी वाला सिंगल है, तो ये अल्फा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा. -2 ऑफ अल्फा की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो अल्फा क्या आ गया, -हाफ, कोई इशू नहीं है. ओके, अब ये देखिए अल्फा प्लस गामा, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो गामा निकाल देंगे हम क्योंकि वो 0 के इक्वल हो जाएगा. तो गामा हो गया -अल्फा, तो यहाँ रख दें हम, तो गामा की वैल्यू हो गई +हाफ. अब हम एक बार ऑप्शन पर नज़र डालें. इट इज़ डिपेंड ऑन यू कि आप एक क्वेश्चन में कितना टाइम लेते हैं, या थोड़ा सा टेक्निकली देखें चीज़ों को. कि देखिए फर्स्ट तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अल्फा की वैल्यू -हाफ, अल्फा की वैल्यू +हाफ दे रखी है यहाँ पर, है ना, और गामा अलग दे रखा है, तो फर्स्ट गलत हो गया आपका. क्या सेकंड हो सकता है, नहीं हो सकता है. क्यों, अल्फा की वैल्यू तो ठीक है -हाफ, लेकिन गामा की वैल्यू कितनी है, माइनस, ये गलत हो गया. फोर्थ भी गलत है. क्यों गलत है, देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहाँ +हाफ दे रखी है पहले, तो ये इसीलिए गलत हो गया. आपको थर्ड ही चॉइस बचती है. देखिए ये दोनों वैल्यू आपकी यहाँ पर चेक हो रही हैं, तो आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है. राइट, तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द थर्ड इज द करेक्ट चॉइस. फाइन, ओके. देखने में कॉम्प्लिकेट लग रहा था, लेकिन ऐसा टेक्निकली लीजिए, क्वेश्चन को इजी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चन है. कंसिडर द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट being measured with the help of a vernier caliper. Suppose its 10 vernier scale divisions VSD, vernier scale division, are equal to the 9 man scale divisions MSD. The least division in the man scale is 0.1 cm. जब मेजर कर रहे हैं अपन उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को, एंड द जीरो द वर्नियर स्केल आ रहा है आपका x = 0.1 सेंटीमीटर, यानी ये जीरो एरर आगे दे रखी है डायरेक्ट इसमें. when the jaws of the vernier caliper क्लोज रखते हैं तो उस समय पर यानी मैच नहीं कर रहा है वर्नियर स्केल का, है ना, मैन स्केल के साथ में, तो इसमें जीरो एरर भी है और वो पॉजिटिव जीरो एरर है. इफ द मैन स्केल रीडिंग ऑफ द डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर एंड द नंबर कॉन्साइनिंग द वर्नियर डिवीजन है 8, तो मेजर डायमीटर आफ्टर द जीरो एरर करेक्शन. ये भी स्पेसिफाई किया, नहीं भी स्पेसिफाई करते तो ये वैल्यूज हैं, ये हमें जीरो एरर करेक्शन लेना ही लेना है. ठीक है, ओके. तो देखिए कैसे चलना है क्वेश्चन में. फर्स्ट ऑफ ऑल लीस्ट काउंट ऑफ द गिवन वर्नियर कैलिपर फाइंड करना पड़ेगा. क्वेश्चन में बोला है कि 9 मैन स्केल डिवीजन 10 से कॉन्साइड हो रहे हैं, तो यहाँ से एक वर्नियर स्केल डिवीजन आ गया 9/10 के, और एक मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितना है, 0.1 सेंटीमीटर. ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर दे रखा है. लीस्ट डिवीजन मैन स्केल कितना है, 0.1 सेंटीमीटर मैन स्केल डिवीजन. तो यहाँ से वन वर्नियर स्केल डिवीजन आ गया 0.09 सेंटीमीटर. ओके, अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वन मैन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का डिफरेंस लीस्ट काउंट कहलाता है वर्नियर का. तो वैल्यू रख दें अपन, मैन स्केल डिवीजन है 0.1 और वर्नियर स्केल डिवीजन 1 की वैल्यू है ये
तो माइनस करें तो 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट आ गया है इस वर्नियर स्केल का, एक स्टार। फाइन। अब जीरो एरर रीडिंग की बात कर लें। जीरो एरर मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, तो खास बात है इसमें डायरेक्टली ये वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर। पॉजिटिव जीरो एरर है वो कितना है, प्लस 0.1। एक्स की वैल्यू दे रखी थी ना, दोनों जॉज को जब हम कॉन्साइड करते हैं तो वर्नियर का जीरो कॉन्साइड नहीं करता है, कहाँ रहता है, एक्स इक्वल टू 0.1 पर। तो ये पॉजिटिव जीरो एरर कहलाएगी आपकी। ओके, अब ऑब्जर्व्ड रीडिंग क्या है, मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब मैन स्केल रीडिंग कितना दे रखा है, 5, और वर्नियर स्केल रीडिंग दे रखा था आपको कि कितने डिवीजन कॉन्साइड होते हैं, 8। लिस्ट काउंट निकाला अपन ने 0.01, ठीक है। तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर और ये मल्टीप्लाई किया तो 0.08 सेंटीमीटर, यानी 5.08 सेंटीमीटर। अब जो जीरो एरर रीडिंग है वो हमेशा माइनस की जाएगी। एक्चुअल रीडिंग क्या होगी, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर रीडिंग। अब ऑब्जर्व रीडिंग है 5.08 और जीरो एरर रीडिंग कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। ये माइनस करना होगा थर्ड में, है ना। लिस्ट काउंट निकालने के बाद ये 3 स्टेप अब वो करनी होगी। वो आ रही है 4.9 सेंटीमीटर। कितना, 4.9 सेंटीमीटर। ये 4 ऑप्शन थे आपके पास में, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया। 4.98 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A parallel plate capacitor made of circular plate is being charged such that the surface charge density on its plate is increasing at a constant rate with the time. The magnetic field arises due to the displacement current. EMW का डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं। इलस्ट्रेट करते हैं। 2 सर्कुलर प्लेट है कैपेसिटर की आपकी, और इसमें एक वेरिएबल करंट देने वाली एक बैटरी हमने लगा रखी है, आई विथ रेस्पेक्ट टाइम करंट, है ना, सी फॉर कंडक्टिंग करंट। और इन प्लेट्स के बीच में जो करंट होगी उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे, ड्यू टू द चेंज इन द चार्ज डेंसिटी की वजह से, राइट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाएगा आपका। ओके, सबसे पहले मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन जो कि एम्पियर सर्किट लॉ से बनी है उस पर बात करें। वो करेक्शन के बाद में ये होता है म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, राइट। ओके, अब ये आई डी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई और डी टी ऑफ फ्लक्स, गॉस लॉ से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो ये डी क्यू बाई डी टी हो जाता है हमारे पास में। क्यू जो है चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में हम रख दें, जैसा क्वेश्चन में गिवन है उसको फॉलो करें अपन। सिग्मा इंटू ए कह देंगे अपन, है ना। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। ए फॉर एरिया, एरिया ऑफ द प्लेट्स कांस्टेंट है, बाहर ले लिया हमने। अब डी सिग्मा बाई डी टी एक कांस्टेंट रेट बताया है, ये कांस्टेंट है, तो इसकी जगह एक हमने सी फॉर कांस्टेंट रख दिया, कोई वैल्यू। तो ये जो टोटल करंट है आई सी प्लस ए सी, एक नई टर्म कह दिया हमने, आई कह दिया इसको, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा नहीं। एक सिंपलीफाई इक्वेशन बन गया एम्पियर्स लॉ वाला, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड वगैरह हम फाइंड करते हैं, राइट। अब क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है कि यदि हम एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ कर लें, याद करो एक सिलेंड्रिकल वायर की वजह से डिफरेंट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते थे, है ना। उसके लिए यही इक्वेशन यूज करते थे हम, है ना। कैसे आ रहा है, तो एक अज्यूम करते हैं सिलेंडर कि यहाँ एक सिलेंडर होता सपोज, राइट। ये इसका एक्सेस, इस एक्सेस के अलॉन्ग करंट फ्लो होता, तो डिफरेंट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होता है आपका, है ना। तो जब इससे हम फाइंड करते हैं तो 3 वैल्यूज हमारे पास में आती हैं, नहीं। उसके ग्राफ से हम यहाँ पर दिखाएं, क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा नहीं करें, तो वो क्या कुछ ऐसा आता है कि पहले इन साइड में तो आर के साथ साथ बढ़ता हुआ चला जाता है और इसके सरफेस पर मैक्सिमम हो जाता है, ये सरफेस पर वैल्यू मैक्सिमम होती है, उसके बाद में ये कम होती हुई चली जाती है 1/r² के टर्म्स में, ऐसा कुछ होता है। अब हम एक बार ऑप्शन पर नज़र डालें कि ऑप्शन में देखिए कि सबसे पहले तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नज़र आ रहा है आपका, क्या थर्ड वाला। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चेक करो, सारी पिक्चर क्लियर है आपकी कि नॉन जीरो एवरीवेयर, कहीं भी जीरो नहीं है वैल्यू, एक बात तो है ना, इसके अंदर कहीं भी जीरो नहीं है, राइट। ओके, फिर दूसरी बात क्या है
कि मैक्सिमम है एट द इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस, सरफेस पर क्या है, मैक्सिमम है। बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन, है ना। सरफेस कनेक्टिंग द पेरीफेरी ऑफ द प्लेट, इस प्लेट की पेरीफेरी को कनेक्ट करने वाले सरफेस पर क्या होगा, ये मैक्सिमम होगी और ये नॉन जीरो वैल्यू होगी। क्लियर है। और ऑप्शन आप चेक करना चाहें तो देखिए, जीरो बिटवीन द प्लेट, गलत बात हो गई, जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं यहाँ पर बिटवीन द प्लेट। जैसे सेकंड की तरफ जाएं, कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स, कांस्टेंट है कि प्लेट के बीच में नहीं बढ़ती हुई चली जा रही है। जीरो आउटसाइड द प्लेट, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। जीरो एट ऑल द प्लेसेस, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अभी क्लियर हो गया क्वेश्चन बिल्कुल। गुड, नेक्स्ट पे चलते हैं। एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम ट्रेवलिंग इन एयर is incident on a medium of refractive index 1.73 at Brevister's angle. Then इन चार ऑप्शन में से एक कोई करेक्ट होना चाहिए, तो वो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा ब्रेविस्टर्स लॉ से रिलेटेड। अब याद करो, एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको पोलराइजिंग एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्टेड बीम बिकम्स कंप्लीटली पोलराइज होती है और उसके वाइब्रेशंस आते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंस। इसको इलस्ट्रेट करें अगर डायग्राम के अंदर, कि एक अनपोलराइज लाइट आ रही है और वो अगर आपका ब्रेविस्टर एंगल पर आ रही है, या इसको हम पोलराइजिंग एंगल भी कहते हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है और रिफ्रैक्टेड लाइट पार्शली पोलराइज होती है आपकी। फाइन। और वो 10 आईपी की वैल्यू कितनी होती है, म्यू के बराबर। म्यू आपको दे रखा 1.73, रख दें यहाँ पर, तो ये √3 हो गया, तो आईपी की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में, कि आंसर क्या फर्स्ट हो जाएगा आपका, कि रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज। रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगी, कंप्लीटली पोलराइज। देखिए कंप्लीटली पोलराइज हो गई है ये, इसकी वाइब्रेशन से परपेंडिकुलर प्लेन, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज क्लोज टू 60 डिग्री। ये कितना था आपका आईपी वैल्यू 60, तो दिस इज ऑल्सो, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तो फर्स्ट इज योर करेक्ट चॉइस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। Two identical charge conducting spheres A and B have their centers separated by a certain distance. Charge on each sphere Q है, and the force of repulsion between them is F. A third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with the sphere A first, then with the B, and finally removed from the both. इसी तरीके का not the same एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आपका दे रखा है। New force of repulsion between the sphere A and B are negligible compared to the distance of separation, so that the calculating force between them they can be considered as a point charge is between given as। चार ऑप्शन आपके पास है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे कूलम्ब्स लॉ वाले वीडियोस में है डिटेल, तो आप वहां से और सीख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, आर सेपरेशन पर दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है, हर एक पर चार्ज क्यू है। फाइन। फिर उसके बाद में इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, राइट। ये एफ दे रखा है। अब क्या करते हैं, ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द ए फर्स्ट, देन विद द बी, एंड फाइनली रिमूव। तो चलो एक आइडेंटिकल स्फीयर को लेके आते हैं जो कि अनचार्ज्ड है, पहले ए के कांटेक्ट में लेकर आएंगे, तो होगा क्या, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम का आधा आधा दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो फर्स्ट पर कितना रह जाएगा, इस पे 0 था, इस पे क्यू बाई 2, कंडक्शन प्रोसेस। फिर इसको बी के साथ टच कराते हैं, अब ये कितना चार्ज लेकर आ रहा है अपने साथ, क्यू बाई 2 लेकर आ रहा है, तो इस बी पर कितना हो जाएगा भाई, ये कितना लेकर आ रहा है भाई, आधा आधा हो गया था ना डिस्ट्रीब्यूट, दो इस पर आधा आधा हो गया था, क्यू बाई 2 क्यू बाई 2, तो क्यू बाई 2 तो इस पर रह गया, और ये वाला क्यू बाई 2 लेकर चल रहा है, तो क्यू बाई 2 प्लस क्यू बाई 2 यानी 3 क्यू बाई 4 दोनों पर अलग अलग हो जाएगा, और सी को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब हमारे गिवन जो इनिशियल स्फीयर थे और बी पर चार्जेस कितना रह गया, क्यू बाई 2 और 3 क्यू बाई 4। अब फोर्स कितना हो जाएगा ये पूछा, न्यू वैल्यू रख दें, 3 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और के क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, एफ, तो 3/8 एफ हो गया।
तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन, a container has two chambers of the volumes 2 liter and 3 liter separated by a partition made of the thermal insulator. The chambers contains the 5 and the 4 moles of the ideal gas at the pressure 1 atmosphere and the 2 atmosphere. दोनों chamber के pressures हैं. When the partition is removed, the mixture attain an equilibrium pressure of. Fine. Okay. चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं. प्रॉपरली क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, केवल आंसर लाने की कोशिश नहीं करनी है. कुछ लोग इसको ऐसा कर लेते हैं कि P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल टू P V1 प्लस V2. आंसर उससे भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट ए करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों चैम्बर के टेम्परेचर अलग अलग हैं. टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो देन ओनली दैट इज करेक्ट कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 P V1 प्लस V2, है ना, राइट. तो कैसे करना चाहिए वो देख लेते हैं. बिफोर मिक्सचर टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस देखते हैं. अब बताते हैं दोनों चैम्बर्स के अलग अलग हैं तो वो इक्वेशन नहीं लगा सकते हम. तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें. फर्स्ट के लिए P1 V1 ओवर N1 आ जाएगा. P1 1 है हमारे पास, V1 2 और N1 नंबर ऑफ मोल 5 एंड दिस इज R. तो ये 2/5 R आ गया, जो गिवन यूनिट है उसी में ले लेते हैं एक बार, है ना, एटमॉस्फेयर लीटर. ओके, R की वैल्यू हमने रखा नहीं है तो उसका यूनिट भी नहीं रखा. इसी तरीके से सेकंड की बात करें, P2 2 है हमारा, ये 3 है एंड दिस इज 4, तो ये 1.5 R हो गया. ओके, आफ्टर मिक्सचर टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस, जब पार्टीशन को हटा देंगे, देखिए आप खुद देख सकते हैं T1 T2 अलग अलग है, तो आप डायरेक्टली जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है जब भी P1 V1 कांस्टेंट होता है, P और V का प्रोडक्ट, बाइल्स लॉ, है ना, तो वो डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते हैं आप इक्वेशन. तो आफ्टर मिक्सचर टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस क्या होगा? N1 T1 प्लस N2 T2 और N1 प्लस N2. तो 5 मल्टीप्लाइड 2/5 R, दिस इज 1.5 R, नंबर ऑफ मोल्स 5 प्लस 4, है ना. अब देखिए हर चीज़ का ध्यान रखना कि एक दोनों में आइडेंटिकल आइडियल गैसेज ही हैं, तो इसलिए हम टेम्परेचर मिक्सचर का ये फार्मूला ले रहे हैं. सपोज अलग अलग तरह की गैसेज होती तो ये फार्मूला नहीं लगता, फिर लगता है N1 F1 T1, F क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम. N2 F2 T2 डिवाइडेड बाई N1 F1 प्लस N2 F2. खैर फिलहाल यहाँ एक जैसी गैसेज हैं, आइडियल गैसेज बोला गया है दोनों में, है ना, तो इसलिए लगाया है. ओके, आप डिटेल अगर इसका कॉन्सेप्ट और जानना चाहते हैं इसके बारे में तो KTG का वीडियो रेफर कीजिएगा. अब यहाँ पर देखिए सॉल्व कर लेते हैं, रिजोल्व कर लेते हैं. 5 से 5 कैंसिल हो गया ये, तो ये 2/R बचा है. ये 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 6/R, और ये 9 हो गया. ये हो गया 2 + 6 8/9R. तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ये हो गया हमारे पास में. आगे चलते हैं. आफ्टर मिक्सचर टोटल वॉल्यूम ऑफ द चैम्बर कितना हो गया? जैसे दोनों चैम्बर मिले 2 + 3 5 लीटर, जैसे पार्टीशन हटाया तो आपने. आफ्टर मिक्सचर इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द चैम्बर, आइडियल गैस इक्वेशन लगाई अपन ने. फाइनल टेम्परेचर अभी हमने निकाला है 8/9R. फाइनल ये वॉल्यूम है, ये लिख दिया 8/5, तो ये हमारे पास आ गया 1.6 एटमॉस्फेयर. ये 4 ऑप्शंस हमारे पास दे रखे थे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास में? 1 पॉइंट, है ना. दिस इज चारों में से कौन सा ज़्यादा बेस्ट होगा? दिस इज 1.6. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving around the origin with a constant force F, pulling it towards the origin. A Bohr model is used to describe its motion. The radius r and the nth of the nth orbit का radius and the particles speed v n पर कैसे डिपेंड करेंगे? इन 4 ऑप्शन में से हमसे पूछा है. आपसे बोला है कांस्टेंट फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मोशन के लिए टुवर्ड्स द ओरिजिन, mv²/rf है. तो यहाँ से v² का वैल्यू हुआ, तो v हो गया √f(r)m. अब बोला इफ बोर मॉडल इज यूज टू डिस्क्राइब इट्स मोशन, तो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट क्या होती है बोर मॉडल जो में क्वांटाइज्ड, mvr = nh/2π. v की वैल्यू जो हमने फाइंड किया रख देते हैं इसके अंदर. सॉल्व करें, m को इससे कट करेंगे तो √m आ जाएगा. फाइन, √r और r को मल्टीप्लाई किया तो r 3/2 हमारे पास आ गया है. तो हमें r और n में रिलेशन चाहिए, तो r 3/2 प्रोपोर्शनल होगा n के.
या r प्रोपोर्शनल होगा n की पावर 2/3 के, राइट। वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने फाइंड किया था, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r रेज़ टू पावर 1/2, तो r की वैल्यू रख दें अपन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी हो गई हमारे पास में n की पावर 1/3, राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, क्या थर्ड करेक्ट होने वाला है? आप देखिए यहाँ पर कि r की पावर तो n 2/3 आ रहा है और v की पावर कितनी आ रही है 1/3। फाइन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ मार्शियन ऑर्बिट यानी मार्स का ऑर्बिट अराउंड द सन इज अबाउट 4 times द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द मरकरी। मरकरी की रेडियस के कंपेयर में मार्स का ऑर्बिट अराउंड द सन 4 times है। मार्शियन ईयर इज 687 अर्थ डे के बराबर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ 1 ईयर? मरकरी में कितना अर्थ डे के बराबर होगा, ये पूछा है आपसे। कैप्लस थर्ड लॉ को फॉलो करें कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर क्यूब के। दो इक्वेशन बना सकते हैं अपन, मरकरी डिवाइडेड बाई मार्स का स्क्वायर, मरकरी डिवाइडेड बाई मार्स की रेडियस, ऑर्बिट की रेडियस का क्यूब, राइट। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो रख दें अपन। क्वेश्चन में गिवन है कि मार्स का जो रेडियस है मरकरी से 4 times है, तो सिंप्लीफाई करें इक्वेशन को अपन, तो ये 1/4 का क्यूब हो गया। स्क्वायर रूट ले लें अपन, ठीक है, तो इसको हम ऐसे कंसिडर कर लें 4 × 4 स्क्वायर, है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 और 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4, राइट। तो यहाँ से मरकरी का जो टाइम पीरियड है वो मार्स के कंपेयर में 1/8 हो गया है, राइट। अब क्वेश्चन में बता रखा है कि मार्शियन ईयर इज इतना अर्थ डे, राइट। तो डिवाइड करें अपन इसमें, तो लगभग ये आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें बेस्ट चॉइसेस जो गिवन है उसमें से चूज करना होता है ना, एक्जैक्टली मैच नहीं करते हैं कई बार। तो ये इन चारों में से तो बेस्ट कौन सा रहेगा हमारे पास में ऑप्शन, केवल हमारे पास में फर्स्ट चॉइस आने वाली है, राइट। ये तो हो नहीं सकते, हम काफ़ी दूर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A body weight 48 Newton on the surface of Earth. The gravitational force experienced by the body due to the Earth at the height equal to the 1/3 of the radius of Earth from the surface is 1/3 हाइट पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा एग्जैक्ट तरीके से, वही वेट ऑफ द बॉडी भी होगा, है ना। देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अर्थ सरफेस पर जो फोर्स होता है किसी ऑब्जेक्ट पर Gm स्मॉल m और r², वो mg के बराबर होता है। वो दे रखा है बॉडी का वेट 48 न्यूटन, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब यही बात हम किसी हाइट पर करें, GH और सेंटर से हो जाएगा r+h का स्क्वायर, है ना, वो f कोई होगा, वो हमें फाइंड करना है। सेकंड इक्वेशन कह दिया, डिवाइड कर लेते हैं सेकंड में फर्स्ट, क्योंकि ये f की वैल्यू चाहिए हमें। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो f/48, और ये टर्म ऊपर देखिए इसी में डिवाइड किया है मैंने, ये इसका डिवाइड होगा तो ये r² ऊपर चला जाएगा। f की वैल्यू करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 48, वैल्यू रख देते हैं। h बोला है 1/3 ऑफ द रेडियस, ठीक है। नीचे 4r/3 हो गया, r से r कैंसिल कर देंगे अपन, तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, 9/16, 16 से कट किया तो ये 3 आ गया हमारा, है ना। तो कितना आ जाएगा 27 न्यूटन। तो विच वन इज द करेक्ट चॉइस? सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। फाइन, नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन को। A wire of resistance R is cut into 8 equal pieces. From these pieces, 2 equivalent resistance are made by adding 4 of these together in parallel. पहले तो वायर को 8 पीसेस में कट कर लेंगे, हर एक का कितना हो जाएगा r/8 हो जाएगा ऐसे। फिर 4 के ग्रुप्स को अलग अलग कर लिया, है ना, ऐसे। देन दीज 2 सेट्स आर एडेड इन सीरीज, और उनको फिर सीरीज में कनेक्ट किया है, तो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ओके, सबसे पहले ईच पीस का कितना हो जाएगा r/8, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेट 4 अलग अलग कर दिए, है ना। पैरेलल में किए हैं तो पैरेलल में तो 4 का डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, क्लियर। फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस द 2 सेट्स, ऐसे 2 सेट है सीरीज में तो ऐड करना है इस पर,
ऐड करना है या 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक ही बात है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो गया। इसको हम सॉल्व कर लें। ये 4 हुआ तो कितना हो जाएगा R/16। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? थर्ड इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है ना? नेक्स्ट, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट of n equal to 2 state of hydrogen atom is close to, इनमें से किसके close to होगा ये पूछा आपसे। फाइन। अब फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है? Rn प्रोपोर्शनल किसके होता है? n स्क्वायर के। फाइन। तो रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट की बात करें हम, R2/R1 2/1 का स्क्वायर, R1 बोर रेडियस कहलाएगा यहाँ पर। तो R2 कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ R1। ठीक बात है। तो R2 इज 4 मल्टीप्लाई बाई, आप ये बोर दे रखा है आपको 0.052 नैनोमीटर, मल्टीप्लाई करें 0.208 नैनोमीटर होगा। राइट। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम लेंथ ऑफ nth ऑर्बिट इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ 2πr n लैम्डा के इक्वल होगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितना होगा? 2πrn/n। राइट। वैल्यू रख दें 2π और Rn आपने निकाला सेकेंड ऑर्बिट का 0.208 और सेकेंड ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 2 ले लें। 2 से 2 कट कर दिया है तो पाई की वैल्यू 3.14 रख दें अपन, तो हमारे पास ऐसा कुछ आएगा। राइट। तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर, है ना? जो भी इनमें से बेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस में हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, तो सेकंड के आसपास हमारे पास आंसर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 5 × 10⁶ कूलमीटर is aligned with the direction of a uniform electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा है जिसका मैग्नीट्यूड इतना है। The dipole is then rotated through an angle of 60 degree with respect to the electric field. The change in potential energy, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं? -PE cos थीटा, है ना? उससे करेंगे। तो चेंज की बात कर लें, फाइनल माइनस इनिशियल -PE cos थीटा। आपने फाइनली 60 डिग्री तक रोटेट किया, पहले अलाइन था 0 डिग्री पे था। तो cos 60 कितना होता है? 1/2। राइट। cos 0 कितना? 1। तो ये प्लस हो जाएगा ना, और ये माइनस है, तो कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ पी के बराबर। वैल्यू प्लेस कर दें। पी की वैल्यू कितना दे रखा है आपको डाइपोल मोमेंट का? 5×10⁻⁶। ई कितना? 4 इंटर। राइट। सॉल्व कर लें इसको। ये 5 4 को किया था 20/2 10, और ये 10⁻⁶ से -10, तो ये 1.0 जूल आपके पास आने वाला है। राइट। तो कौन सा आंसर होने वाला है? क्या सेकेंड इज द करेक्ट चॉइस? सेकेंड इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज मेंटेन्ड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में 50 वोल्ट को मेंटेन किया है ऑफ द सर्किट शॉन इन द फिगर। द करंट थ्रू द ब्रांच सी और डी को मिलाने वाली ब्रांच से करंट कितना पास ऑन होगी? 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। फाइन। अब देखिए, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट की तरह से ज्यूम कर लें इसको अपन। ये P ब्रांच है जिसपे 1 ओम दे रखा है क्वेश्चन में, इसको Q ब्रांच है 2 ओम, बीच में C पॉइंट आपका, ये R वाली 3 ओम, और ये आपका S 4 ओम। बीच वाली ब्रांच को हम गैलोमीटर की ब्रांच कहते हैं। फिलहाल इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं गिवन, तो 0 रेजिस्टेंस कह दिया हमने। बैटरी का वोल्टेज है 50 वोल्ट। ओके। अब देखिए, बैटरी से करंट ऐसे जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? I1 I2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पहले P और R के बीच में। राइट। फिर क्या होगा? गैलोमीटर में से अगर Ig जाता है तो बचा हुआ I1 - Ig जाएगा CB वाली ब्रांच में, यानी Q वाले रेजिस्टेंस से। ओके।
अब यहाँ पर देखिए ये IG और I2 दोनों मिलेंगे D पॉइंट पर, और ये करंट जाएगा I2 प्लस IG। I1 माइनस IG और I2 प्लस IG मेकअप होंगे, मिलेंगे आपस में, I1 प्लस I2 बन जाएगा, तो दोबारा I बन जाएगा। तो ये सर्किट पूरा हो गया आपका, राइट। अब सबसे पहले हम ये फर्स्ट लूप को लेने जा रहे हैं, फिर सेकंड लूप को ले लेंगे। इसमें किरचॉफ्स लूप रूल को अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग द किरचॉफ्स लूप रूल ACDA राइट। डायरेक्शन ऑफ करंट में जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, अपोजिट जाएंगे, प्लस करेंगे, राइट। देखिए पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इसलिए माइनस करते हैं, माइनस I1P। ओके, फिर यहाँ से किलोमीटर में गए, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस IG इंटू जी, वैल्यू बाद में रखेंगे। फिर D से A की तरफ जा रहे हैं, तो करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो प्लस I2 इंटू R इक्वल टू 0। अब वैल्यू रख देते हैं। P की वैल्यू कितना है 1, G की वैल्यू कितना है 0, R की वैल्यू कितना है 3। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास आ जाता है I1 इक्वल टू 3I2। आप भी अपनी कॉपी में करते जाइए, करके देखते रहिए, जिससे कि मास्टरी होगी, कॉन्फिडेंस आएगा। फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। अब सेकंड लूप को ले लेते हैं। ओके, सेकंड लूप ये वाला C, B, D और C को करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, माइनस लेते चलेंगे। तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये माइनस ले लिया यहाँ पर, माइनस I1 IG इंटू क्यू। अब करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो ये प्लस कह दिया हमने, है ना, मल्टीप्लाई बाय एस। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस कह दिया IGG इक्वल टू 0। वैल्यू रख देते हैं। क्यू की वैल्यू कितना है अपने पास 2 ओम, तो 2 रख दिया है, ठीक है। एस की वैल्यू कितना है 4, तो 4 रख दिया है। और जी की वैल्यू कितना है 0, तो 0 रख दिया है, राइट। अब सॉल्व कर लेते हैं अपन। 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इसको सॉल्व किया, 4I2 4IG, ठीक है, ये 0 हो गया आपका। और रिजॉल्व कर लेते हैं इसको, माइनस 2I1, ये 2IG 4IG 6IG हो गया, ये 4I2 0, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से जो वैल्यू फाइंड की थी वो रख देते हैं अपन, कि I1 था 3I2 के बराबर, राइट। तो माइनस 2I2 कैसे, माइनस 6I2 प्लस 4I2, तो माइनस 2I2 आ जाएगा, 6IG इक्वल टू 0। तो I2 हो गया हमारे पास 3IG के बराबर। I2 किसके बराबर हो गया, 3IG के बराबर। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब ये वाला एक लूप हमारे पास और बचा है, इससे एक इक्वेशन और हम बना सकते हैं। कौन सा, ADBEA, ये वाला, ये लूप लेके चले, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस ले लिया। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस ले लिया, है ना। बैटरी में माइनस से प्लस जा रहे हैं, प्लस कर दिया हमने। वोल्टेज बढ़ रहा है, माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो 0। वैल्यू रखते हैं। आर की वैल्यू कितना है 3, एस की वैल्यू कितना है 4, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन से जो वैल्यू आई थी उसको भी हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। I2 की वैल्यू कितनी आई थी 3IG रख दिया। और हम सॉल्व करें इसको, माइनस 9IG और ये 4IG हो जाएगा, तो ये 16 हो गया। तो 25IG किसके बराबर आ गया, 50 के। तो IG की वैल्यू कितनी आ गई है 2 एम्पियर। हमारे पास ये 4 ऑप्शंस थे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 एम्पियर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन मास m हैव द सेम एनर्जी, कैपिटल E। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। द रेशियो ऑफ लैम्डा ऑफ द फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सी स्पीड ऑफ द लाइट है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहले वेवलेंथ ऑफ द फोटोन फाइंड कर लेते हैं अपन। ई क्या होता है एच न्यू, और न्यू को लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा। तो यहाँ से फोटोन की लैम्डा है एच सी बाई ई की टर्म्स में, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की बात कर लेते हैं। डी ब्रॉगली प्रिंसिपल से क्या होता है एच बाई पी। पी किसी मासिव पार्टिकल के लिए लीनियर मोमेंटम को एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में स्क्वायर रूट ऑफ 2m लिख सकते हैं। सेकंड इक्वेशन हो गया है। रेशियो ले लें 1:2, लैम्डा फोटोन और लैम्डा इलेक्ट्रॉन, इसमें इसका डिवाइड किया हमने। अब जो कट हो सकता है कट कर दें यहाँ पर। तो देखिए h से h कैंसिल हो गया आपका, और e स्क्वायर रूट में ऊपर नीचे आएगा, तो नीचे स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो हमारे पास में कुछ ऐसा आने वाला है।
नहीं, तो कौन सा आंसर आएगा? थर्ड इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Which of the following option represent the variation of photoelectric current with the property of the light shown on the x-axis? ये कुछ 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, राइट? हमें पता है जब हमारी इंसिडेंट जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर होती है, तो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इन पोटेंशियल डिफरेंस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट होती है, यानी आई प्रोपोर्शनल आई इलेक्ट्रिक करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और ये आई इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर, राइट? तो बस इसी को अगर हम देख लें तो हमें नजर आएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? The first one is the correct choice only. ठीक है? Next question. A sphere of radius r is cut from a large solid sphere of radius 2r. 2r radius का एक large sphere है, उसमें से एक small r radius के sphere को कट कर दिया गया है. The ratio of moment of inertia of the smaller sphere to that of the rest part of the sphere जो कट किया है आपका, ठीक है, उसका और अब ये बच गया है उसका, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो चाहिए वाई एक्सिस के अबाउट पे, ठीक है? तो देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाते हैं, है ना? इससे रिलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड वीडियो आप रेफर करें तो काफ़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। स्टेप फर्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल स्फीयर निकालने जा रहे हैं। ये छोटा सा स्फीयर मैंने निकाला, लेकिन हमें निकालना है इस वाई एक्सिस के अबाउट। एस का मतलब स्मॉल है, आई नॉट जो इसके सेंटर से पास हो रहा है, एम एस का मतलब छोटे वाले स्फीयर जो है इसका मास, राइट? तो चलो पहले मास ही फाइंड कर लेते हैं। स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, ये हो गया। अब स्मॉल स्फीयर का रेडियस इसके खुद के सेंटर से पास हो रहा है उसके अबाउट, है ना? तो सॉलिड स्फीयर का क्या होता है 2/5 mr² होता है ना? अब वाई एक्सिस के अबाउट निकालें तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दें। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है? आई नॉट प्लस एम डी स्क्वायर, वैल्यू रख दें इसमें आई नॉट का ये, और सेपरेशन क्या है इन दोनों के बीच का? भाई इसका सेंटर और वाई एक्सिस के बीच का सेपरेशन कितना होगा? ये आर के बराबर ही होगा। ये कितना होगा? आर, तो r² हो गया। तो छोटे वाले का कितना हो गया? 7/5 msr², एक तो ये हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए। अब रिमेनिंग पार्ट के लिए बात करेंगे अपन, है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बिग स्फीयर ऑफ रेडियस 2r, पहले, है ना? फिर पहले वाला जो अपने छोटा निकाला था उसको माइनस कर लेंगे तो जाके रिमेनिंग पोर्शन का आ जाएगा। पहले बिग स्फीयर की बात कर लेते हैं। मास ऑफ स्फीयर ऑफ द रेडियस 2r कितना हुआ? 4/3 पाई रेडियस, तो 8 टाइम्स ऑफ दिस। ये इसको हमने ms बोला था, तो कैपिटल M को हम 8 ms बोल सकते हैं। तो बड़े वाले का बिना कट किए जो मास है वो 8 टाइम्स है छोटे वाले का। ये मतलब हो गया इस बात का। बिफोर कट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, या फिर वाई एक्सिस के अबाउट क्या था कट करने से पहले? 2/5 mr², वैल्यू रख दें m की, तो हमारे पास होता है 64/5 msr² सेकेंड, ठीक है? अब रिमेनिंग पोर्शन के लिए स्मॉल का जो निकाला था वो माइनस कर लेंगे अपन, है ना? रेस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर अपर द वाई एक्सिस, तो छोटे वाले का ये निकाला था अपन ने, माइनस करें तो कितना आ गया है? 57/5 msr²। अब दोनों का रेशियो निकालना हमने को। फाइनली रेशियो ऑफ मोमेंट स्मॉल स्फीयर टू दैट ऑफ द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर। अब ms और r² ये तो कैंसिल हो जाएगा, 5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना आने वाला है? 7/15। हमारे ऑप्शन क्या थे ये? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वन इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेक्टिफायर से रिलेटेड है। ए फुल रेक्टिफायर सर्किट विद द डायोड D1 and D2 is shown in the figure. If input supplied voltage 220 sin 100 pi t वोल्ट, तो t इक्वल टू 15 स्मॉल m का मतलब है मिली सेकेंड पर आपको बताना है D1 D2 फॉरवर्ड में होंगे रिवर्स में होंगे, राइट। तो ये डिपेंड करेगा, जिस पे भी नेगेटिव वोल्टेज आएगा, पी पर नेगेटिव आ गया तो रिवर्स में हो जाएगा, पॉजिटिव आ गया तो फॉरवर्ड में आ जाएगा। तो हम ये चेक करें 15 मिली सेकेंड पर ये वी इन जो है प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, वो देखते हैं, ठीक है। इनपुट सप्लाई टी इक्वल टू 15 मिली सेकेंड पर, तो टी की जगह पर यहाँ पर 15 मिली की करंट टेंस पर मैंने स्थिर रख दिया हमने। इसको सॉल्व करें अपन तो ये 1.5 पाई आ जाता है। 1.5 का पाई का मतलब हो गया 3/2 पाई, है ना। और साइन 3 पाई बाई 2 क्या होता है -1, 270 डिग्री के लिए -1। तो इसका मतलब हो गया -220 वोल्ट अप्लाई किया गया है। -220 वोल्ट अप्लाई किया गया है, इसका मतलब आपका क्या है, इनपुट सप्लाई जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल है पर है आपका, है ना। नेगेटिव हाफ साइकिल है तो D1 आपका रिवर्स में हो जाएगा और D2 कितना हो जाएगा फॉरवर्ड बायस के अंदर। D1 तो रिवर्स में और D2 क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, है ना। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ये देखने वाली बात है। सेकंड इज द करेक्ट चॉइस, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two gases A and B are filled at the same pressure in separate cylinder with the movable piston of radius RA and RB respectively. On supply an equal amount of the heat to both the system reversibly under the constant pressure. हर wording important है, ध्यान रखना है। equal amount of the heat, ये इस पे भी ध्यान रखना है। constant pressure है, ये भी ध्यान रखना है। The piston of the gas A and B are displaced by 16 cm and 9 cm, यानी ये वॉल्यूम चेंजेज होंगे क्योंकि डिस्प्लेस हो रहा है ब्लड। विद द चेंज इन देयर इंटरनल एनर्जी और सेम, थर्ड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इंटरनल एनर्जी भी सेम है, चेंज। तो रेशियो बताना है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारी मदद करने वाला है यहाँ पर। वो क्या होता है, गिवन हीट इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में यूटिलाइज होती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का दूसरा फॉर्म होता है। एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया पी डेल्टा वी, तो इसको हम इस बात को यूटिलाइज किया, पी डेल्टा वी लिख सकते हैं इसको, है ना। अब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन इक्वल अमाउंट ऑफ द हीट सप्लाई किया, दूसरी इंफॉर्मेशन ये है ना। और चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी भी सेम है, ये पोर्शन सेम है दोनों का, और हीट दोनों का इक्वल है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी को इक्वल रखा हमने यहाँ पर, प्रेशर भी दोनों का कांस्टेंट रखा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, P कैंसिल हो जाएगा, तो केवल इतना सा टर्म रह गया डेल्टा V1 इक्वल डेल्टा V2, राइट। एरिया और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वॉल्यूम, एरिया ऑफ द पिस्टन वो तो कांस्टेंट है आपका, है ना, बस डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो रहा है। तो A1 ओवर A2 डेल्टा X2 और डेल्टा X1 हो गया, है ना। एरिया, अब सिलेंडर ये जो आपके हैं रेडियस आपको दे रखा है आपको, है ना, रेडियस दे रखा है मूवेबल पिस्टन का, तो यानी कि वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है πr1 स्क्वायर πr2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, ये तो r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है ये 9 और पहले वाला है कितना 16। फर्स्ट को इन्होंने A बोला है, सेकंड को P, तो अपन भी ऐसा कह दें। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, क्या सेकंड इज द करेक्ट चॉइस, सेकंड इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी P is related to 4 observation A, B, C, D as follows. The percentage error in the measurement of A, B, C, D given आपको 1%, 3, 2 and 4%. The percentage error in the quantity P. Whenever this type of the question जब आपको given हो कि P आपको ये है, तो आप simply परसेंटेज के लिए फॉर्मूला बनाइए। परसेंटेज एरर इन द P इक्वल टू जो पावर है आगे ले लीजिए 3% एरर इन A, प्लस लगाते जाइए क्योंकि एरर्स आर ऑलवेज एडिटेटिव, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, पावर आगे परसेंटेज एरर इन द B, कोई भी ऑपरेशन हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, एरर्स आर एडिटेटिव।
+1 × एरर इन द सी, इसका पावर कितना है हाफ, तो हाफ, तो ऐसा बना लीजिए, बस अब वैल्यू रख दीजिए, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। अब आपको ए में कितना दे रखा था यहाँ पे 1, तो 1 रख दीजिए, बी में कितना दे रखा था 3, तो 3, सी में कितना है 2 एंड द 4, और इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 3 हो गया, ये 6, ये 2, और ये कट किया तो 2, तो कितना आ रहा है आपके पास में 13%, तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 13% इज द करेक्ट आंसर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the intensity of transmitted light when polarized sheet placed between the two crossed polarization at 22.5 degree from polarization axis of one of the polarized is, I note है intensity of the polarized light after passing through the first polarized, right? तो चलिए क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, पहले तो इलस्ट्रेट कर लें जिससे कि क्वेश्चन क्लियर हो जाए आपको। ये एक पोलराइड, एक दूसरा पोलराइड जो क्रॉस्ड पोजीशन में है, देखो ये लैंग्वेज देखिए, प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलराइजेशन एट 22.5 फ्रॉम द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ वन ऑफ द पोलराइड। दो पोलराइड है आपके पास में जो कि क्रॉस पोजीशन में, इसको क्रॉस पोजीशन कहते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इनके बीच में एक पोलराइजिंग सीट को रखेंगे, एक सीट को रखा है, पोलराइड सीट को रखा जाएगा इनके बीच के अंदर, ये रख दिया, पोलराइड सीट बोल दिया इसको हमने। कितने एंगल पे रखा हुआ है, ये एंगल है आपका 22.5 डिग्री। तो सिचुएशन ऐसी है आपके पास में, राइट। अब यहाँ से फर्स्ट से जब पास होती है उसकी इंटेंसिटी कितनी, आई नॉट है क्वेश्चन में रखी है, फर्स्ट पोलराइड से जो लाइट पास ऑन होती है पासिंग थ्रू द फर्स्ट पोलराइड से, वो आई नॉट है यहाँ पर पास होने के बाद में, है ना। अगर ये 22.5 है तो ये इस ट्रायंगल को अपन देखें 90 में से माइनस करें तो ये होगा 90 डिग्री माइनस 22.5, दैट्स वाई इतना ही ये होगा। क्लियर। यहाँ मान लीजिए इंटेंसिटी I1 हो गई है और फाइनली यहाँ पर इंटेंसिटी I1 या I2, इसको I नोट कहा गया, ठीक। अब मेलस लॉ लगा दें। अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ क्या होता है, I = I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना है 22.5 डिग्री। अब ये तो आपने यहाँ के लिए लगाया, अब इनके लिए लगा लेते हैं अपन। अगेन अप्लाइंग द लॉ ऑफ मेलस, I2 फाइंड करने के लिए I1 cos स्क्वायर थीटा। अभी थीटा कितना है भैया इन दोनों के बीच में, इनके एक्सिस के बीच में 90 डिग्री माइनस ये, और इसके एक्सिस के बीच में ये, है ना। डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है आपको चीज़ें। ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कितना होता है cos 90 माइनस थीटा, कितना होता है साइन थीटा, तो ये साइन ही हो गया। साइन और कॉस साथ में आ रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो आप इसको साइन 2 थीटा बना सकते हैं। तो उसके लिए आप स्क्वायर है ना, इसलिए 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है ना। तो साइन 2 थीटा, थीटा को 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा क्या, है ना। तो ये टर्म आपकी ब्रैकेट में है, ये क्या बन गया है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू आपको आती है, कितनी होती है 1/√2 का स्क्वायर, नहीं। तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, 2 4 जा कितना 8 हो गया आपके पास में, कितना 8। आपके ऑप्शंस कौन से थे ये, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वन इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू आइडेंटिकल पॉइंट मासेस P and Q suspended from the two separate massless spring of spring constant K1 and K2 oscillating vertically. If their maximum speeds are the same, the ratio of the amplitude AQ of Q का और AP P मास का क्या होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है V = A ओमेगा, है ना। अब इसमें दे रखा है देयर मैक्सिमम स्पीड्स आर द सेम, दोनों की मैक्सिमम स्पीड सेम है, तो उनका ए ओमेगा का प्रोडक्ट भी सेम होगा, राइट। तो ये रेशियो ले लें तो ओमेगा का रेशियो हो गया। लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है √k/m, एक क्वेश्चन में और काम में आई थी पहले जिसमें मास लीकेज हो रहा था। अब ये देखिए m से m कैंसिल कर दीजिए, तो
कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ वन इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है? नेक्स्ट पे चले, पेपर का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ए पाइप ओपन एट द बोथ एंड हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर। दोनों एंड्स ओपन होते हैं तो ओपन एंड पाइप कहलाता है। द पाइप इज नाउ dipped vertically in a water drum to half of its length. The fundamental frequency of air column अब कितना हो जाएगा, है ना? पहले भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन पाइप क्या होता है? V/12, राइट। जब ओपन पाइप को डिप करें वाटर में हाफ ऑफ लेंथ से, तो पानी के कारण उसका एक एंड क्लोज हो जाता है, वो क्लोज्ड एंड पाइप की तरह से बिहेव करता है। लेंथ है L/2। किस तरीके से? देखिए इस बात को इलस्ट्रेट करके दिखाते हैं। अब ये आपका, ठीक है, वाटर ड्रम है, उसमें पाइप को आपने डिप किया जो कि ओपन एंड पाइप था, लेकिन पानी के कारण इसका एक एंड क्लोज की तरह से बिहेव करेगा। ये L/2 हो गई इसकी लेंथ। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्लोज पाइप की V/4L होती है फॉर्मूला। तो लेकिन लेंथ क्या रखना है आपको? L/2 रखना है। तो ये तो दोबारा से V/2L आ गया, नहीं? तो आंसर क्या होगा? F, यानी कि सेकंड इज योर करेक्ट चॉइस। फाइन, ऑल द बेस्ट, thank you for watching my video.